हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ मसल स्ट्रक्चर। उसमें आगे हमें देखना है टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह का होता है। तो हम मसल कॉन्ट्रैक्शन तीन तरह का देखते हैं, एक इसेंट्रिक, एक कंसेंट्रिक, दूसरा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है कंसंट्रेट होना, वैसे ही समझ में आ रहा है कि जहाँ शॉर्टनिंग हो रहा है मसल का। तो ये एक्टिवली शॉर्टनिंग कब होगा, जब हमारा कोई मसल जो है उसका एक एंड या दोनों एंड फ्री हो, उसके मसल फाइबर फ्री हो मूव करने के लिए। तो मसल फाइबर क्या करते हैं, शॉर्ट होते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब हमारा सफिशिएंट नंबर होता है अगर मसल फाइबर का, तो वो एक्टिवली शॉर्ट होगा। शॉर्ट होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको हम कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या फिर शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब वैसे ही शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन की तरह लेंथनिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको कि इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। वहां पे क्या होता है, वहां जो मसल फाइबर है वो लेंथन होते हैं, वहां सफिशिएंट नंबर ऑफ, सेम वैसे ही प्रोसेस होता है, सफिशिएंट नंबर ऑफ मसल फाइबर होता है और वहां पे उस मसल्स की जो फाइबर्स होती है वो लेंथन होती है, वो सार्कोमेयर लेंथन होता है, तो उसको हम इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और लेंथनिंग कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। जब अब ये इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, होता कब है, ये तब होता है जब एक मसल जो है किसी एक्सटर्नल फोर्स से जो मोशन क्रिएट हो रहा है उसको रेजिस्ट कर रहा हो। जैसे एक्सटर्नल फोर्स में क्या हो गया, हमारा ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का जब फोर्स लग रहा है बाहर से लेकिन उसको रेजिस्ट कर रहा है, तो हमारा इसेंट्रिक लेंथनिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। कैसे, हम वॉक करने के लिए स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप करते हैं तो हमारे पास नीचे से जो हमारे लेग पे जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और उसको हम इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से अपोज करते हैं, तब हमारा लेग फॉरवर्ड मूवमेंट शो करता है। अब एक और कॉन्ट्रैक्शन होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, इसेंट्रिक में लेंथनिंग हो रहा है, कंसेंट्रिक में शॉर्टनिंग हो रहा है, लेकिन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है उसमें मसल फाइबर में कोई चेंज नहीं आता है। मसल फाइबर का जो लेंथ होता है, ओके, तो मुझे कई बार वीडियो को पॉज करने हो रहे हैं क्योंकि मुझे और भी काम रहता तो है पर खैर। तो हम वापस से आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को समझेंगे। होता क्या है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में लेंथ चेंज नहीं होता है, किसका, मसल फाइबर का। क्यों, क्योंकि ना ही वहां लेंथनिंग हो रही है ना ही वहां शॉर्टनिंग हो रही है। अब ये जो हमारा तीन तरह का कॉन्ट्रैक्शन है, इसेंट्रिक, कंसेंट्रिक और आइसोमेट्रिक, इसको और भी अच्छे तरीके से अगर हम समझेंगे तो हमें पता है कि किसी भी मसल फाइबर का ऑप्टिमम लेंथ अचीव करने के लिए मैक्सिमम टेंशन की आवश्यकता होती है। यहाँ आता है हमारा लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। तो किसी भी मसल फाइबर में अगर ऑप्टिमम लेंथ हो तो उसका जो टेंशन जनरेट होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। अब क्या होता है, इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को अगर हम देखें तो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, लेंथनिंग होता है। जब लेंथनिंग होगा तो जो मसल फाइबर का ओवरलैपिंग होगा, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है, वहां पे मसल फाइबर लेंथनिंग होता है। लेंथनिंग होता है तो जो बाइंडिंग साइट होता है वो फार हो जाता है, एक दूसरे से दूर होता है। तो हमारा जो ऑप्टिमम लेंथ अचीव हुआ नहीं, तो टेंशन जो जनरेट होगा वो मैक्सिमम नहीं होगा। कंसेंट्रिक में सेम होता है, क्या होता है, कंसेंट्रिक में शॉर्टन होता है मसल फाइबर का। अब वो शॉर्टनिंग हो रहा है तो क्या हो रहा है कि जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट का जो बाइंडिंग साइट है वो ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे पे धक्का मुक्की हो गया, तो एक दूसरे पे ओवरलैप ही तो करेगा ना। शॉर्टनिंग होने पे ओवरलैप होगा तो भी मैक्सिमम टेंशन जनरेट नहीं होगा। लेकिन हमारा जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है वहां हम मैक्सिमम टेंशन जनरेट होते हुए देखते हैं। कैसे, ना लेंथनिंग हो रहा है ना शॉर्टनिंग हो रहा है। उस मैक्सिमम टेंशन के जनरेशन के लिए जो हमें ऑप्टिमम लेंथ की आवश्यकता होती है वो हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में देखते हैं। तो ये हमारा 3 टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है, इसका एक ये भी पॉइंट है। यहाँ पे फिगर 3.6 जो है वो अच्छे से दिखा रहा है हमारा 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन।
ये जो फिगर है उसमें आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन है जिसमें कोई भी लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, ऑप्टिमम लेंथ है और मैक्सिमम टेंशन जनरेट हो रहा है। बी है वो कंसेंट्रिक है जहां शॉर्टनिंग हो रहा है, ये हमारा नॉर्मल है, उसके बाद जब एक दूसरे के करीब आए तो शॉर्टनिंग हुआ तो वो हमारा कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया। सी में है हमारा इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो कि जिसमें लेंथनिंग हो रहा है मसल का। तो ये हम 3 टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कैल्शियम इनफ्लक्स जो है वो इनिशिएट करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हम लोग क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में सारे पॉइंट्स पढ़े थे कि कैसे जो हमारा ट्रोपोनिन है वो कवर किए हुए रहता है, जो हमारा एफ एक्टिन है रेस्ट पोजीशन में होता है जब हमारा मसल ना, तो एफ एक्टिन को ट्रोपोमायोसिन कवर किए होता है। अब ये ट्रोपोमायोसिन का कवर कब हटता है? जब हमारा जो कैल्शियम जो है वो रिलीज होता है, कैल्शियम आयन रिलीज होता है और ट्रोपोनिन सी जो है उससे जाके हमारा कैल्शियम आयन अटैच होता है। अब ये कवरिंग जो है, जब कवरिंग हटता है तो क्या होता है? कवरिंग जब हटता है तो एक्टिन जो है वो मायोसिन से जाकर के अटैच होता है। ये हमारा ओवरऑल क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोटर यूनिट। अभी हम फिलहाल एलिमेंट ऑफ मसल स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है, क्या क्या चीजें हम लिख सकते हैं, ओवरऑल क्या हम उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मोटर यूनिट होता क्या है? अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मोटर यूनिट को हम कह सकते हैं कि अल्फा मोटर न्यूरॉन जो होता है उसके साथ ढेर सारे मसल फाइबर जो है, कलेक्शन ऑफ मसल फाइबर, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक मोटर यूनिट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे आगे हमें बताया जा रहा है कि सार्कोमेयर जो है वो बेसिक यूनिट है किस चीज का? किसी भी मसल में टेंशन जनरेट करने के लिए बहुत सारे सार्कोमेयर मिलते हैं तो मायोफिब्रिल्स बनते हैं, बहुत सारे मायोफिब्रिल्स मिलते हैं तो फेसिकल्स बनते हैं, फिर वो फेसिकल्स मिलते हैं तो मसल्स बनते हैं। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर हम शुरू से इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। तो जो बेसिक यूनिट हमारा होता है मसल में टेंशन जनरेट करने के लिए वो सार्कोमेयर होता है। मोटर यूनिट में क्या क्या होता है? अल्फा मोटर न्यूरॉन होता है और वही सार्कोमेयर का कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ मसल फाइबर्स। अब क्या होता है, इसको हम उल्टा पढ़ेंगे। सबसे लास्ट लाइन इसमें कह रहा है ईच ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रांच टर्मिनेट्स इन अ मोटर इन प्लेट दैट लाइज इन क्लोज अप्रोक्सीमेशन टू द सार्कोलेमा ऑफ अ सिंगल मसल फाइबर। हर एक मसल फाइबर में कुछ ब्रांचेस होते हैं जिसमें मोटर इन प्लेट होता है। अब वो ब्रांचेस किस चीज के होते हैं तो हम उसके पहले वाले लाइन में जाते हैं। द नर्व सेल एक्सॉन एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी टू द मसल वेयर इट डिवाइड्स इनटू 1000 ऑफ स्मॉलर ब्रांचेस। तो हर ब्रांचेस जो है वो मोटर इन प्लेट में टर्मिनेट होते हैं, जो कि जाकर कहाँ होता है? मसल फाइबर में होता है। ठीक, अब ये ब्रांचेस हैं किस चीज के? तो एक्सॉन के ब्रांचेस हैं। अब ये करते क्या है? The cell body of the neuron located in the ventral horn of the spinal cord। हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल हॉर्न में जो सेल बॉडी होता है न्यूरॉन का, वो ये सारे मैसेजेस अल्फा मोटर न्यूरॉन से ट्रांसमिट करता है। कहाँ ट्रांसमिट करता है? हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला हिस्सा होता है हमारा ब्रेन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के से हमारा मैसेज इस तरह से मोटर प्रोसेसेस के लिए, यानी कि मूवमेंट प्रोसेसेस के लिए इस तरह से मैसेजेस का रिसीव और सेंडिंग और रिसीविंग होता है। यहाँ पे फिगर 3.7 में बता रहा है कि एन अल्फा मोटर न्यूरॉन द सेल बॉडी इज इन वेंट्रल हॉर्न with the motor axon leaving the ventral root. As can be seen in the diagram, the muscle fiber innervated by the single axon are not necessarily located to the one another. अब यहाँ पे ये जो बताया जा रहा है, ये मोटर यूनिट्स, रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट्स, एक पॉइंट आता है कि किसी भी मसल्स का रिक्रूटमेंट कैसे होता है। ये रिक्रूटमेंट होता है उनके साइज के बेसिस पे, कहाँ पे लार्ज मोटर यूनिट की जरूरत है, कहाँ पे स्मॉल मोटर यूनिट की जरूरत है। तो लार्ज मोटर यूनिट जो है उसमें बहुत सारे मसल्स फाइबर हो सकते हैं कंपेयर टू स्मॉल मोटर यूनिट्स।
अब मैग्नीट्यूड का जो कॉन्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है उसको चेंज किया जा सकता है। कितने मैग्नीट्यूड का कॉन्ट्रैक्शन होगा, कैसे चेंज होगा, वो मोटर यूनिट के नंबर पे डिपेंड करता है। जितनी मोटर यूनिट होगी उस तरह का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब मोटर यूनिट के जो नंबर्स हैं वो वेरी करते हैं, उनके किसके अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, साइज ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी, डायमीटर ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन का डायमीटर क्या होगा, मसल्स फाइबर कितने होंगे एंड किस तरह के मसल फाइबर होंगे। तो मोटर यूनिट का काम है मोटर फंक्शंस को कराना। मोटर यूनिट होता है अल्फा मोटर न्यूरॉन प्लस ऑल मसल फाइबर, कलेक्शन ऑफ मसल फाइबर। लेकिन अब मोटर यूनिट का रिक्रूटमेंट कैसे होगा, लार्ज और स्मॉल के बेसिस पे कि कहाँ लार्ज की जरूरत है, कहाँ स्मॉल की जरूरत है। हम देखते हैं कि जो हमारा नर्व इम्पल्स है वो स्मॉल डायमीटर एक्सॉन में ट्रेवल करने में ज्यादा समय लगाता है कंपेयर टू लार्ज डायमीटर एक्सॉन। तो इसीलिए क्या होता है कि जो स्मॉल डायमीटर यूनिट होते हैं वो ज्यादा वक्त लेते हैं मसल फाइबर में स्टिमुलस को पहुंचाने के लिए कंपेयर टू हमारे लार्ज डायमीटर एक्सॉन के कंपैरिजन में। इसको और अच्छे से हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारा जो डायमीटर है एक्सॉन का अगर वो बड़ा होता है तो वहां पे जो मसल फाइबर को स्टिमुलस पहुंचता है वो जल्दी पहुंचता है, जबकि जो हमारा स्मॉल डायमीटर होगा तो स्टिमुलस जो है वो ज्यादा वक्त लेगा, समय ज्यादा लेगा कहाँ पहुंचने में, मसल फाइबर तक पहुंचने में। अब हमने इस डायग्राम में रिक्रूटमेंट तो देखा कि लार्ज मोटर यूनिट है उसमें लार्ज एक्सॉन होंगे, फाइबर्स ज्यादा होंगे, ज्यादातर टाइप 2 फाइबर होगा, रिक्रूटमेंट फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन के लिए होगा। जो स्मॉल मोटर यूनिट है उसमें स्मॉल एक्सॉन होंगे, कुछ ही फाइबर्स होंगे, टाइप 1 फाइबर्स होंगे, और रिक्रूटमेंट जो है वो कब होगा, मोस्ट एक्टिविटीज जो नॉर्मल एक्टिविटीज है उनमें होगा। लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट, आखिर ये रिक्रूटमेंट होता कैसे है, तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो मोटर यूनिट है छोटे छोटे मसल्स का, जो कि आई को कंट्रोल करता है, आई के मोशन को कंट्रोल करता है, तो वहां पे क्या होगा, कुछ मसल्स होंगे 2 से 4, 9 भी मसल्स हो सकते हैं, इतने मसल फाइबर वहां पे होते हैं। ये हो जाता है हमारे स्मॉल मोटर यूनिट का एग्जांपल। जबकि लार्ज मोटर यूनिट का एग्जांपल हम देखते हैं तो वहां पे गैस्ट्रोनीमियस मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ये सारे मसल हम देखेंगे, वहां अप्रोक्स 2000 मसल फाइबर होते हैं। मसल्स नहीं, मसल के फाइबर्स होते हैं वहां पे जो कंबाइन होकर के फेसिकल देन मसल का फॉर्मेशन करते हैं। अब रिक्रूटमेंट पे आते हैं तो रिक्रूटमेंट होता क्या है, रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। जहां एनर्जी की जरूरत होगी, किस तरह की एनर्जी की जरूरत होगी, उस हिसाब से रिक्रूटमेंट चूज करेंगे, और जो टास्क का नेचर होगा, मतलब किस तरह के काम को करना है, उसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट होगा। अब मल्टीटास्क मसल होता है जैसे कि हमारा बाइसेप ब्रैकियाई, वो किस किस काम के लिए रिक्रूट होता है, फ्लेक्शन के लिए, सुपाइनेशन के लिए, इन सारे टास्क के लिए वो रिक्रूट होता है। और इसमें मसल एक्शन क्या क्या इंक्लूडेड होता है, कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक और आइसोमेट्रिक। तो इसी तरह क्या होता है कि हमारा जो स्मॉल मोटर यूनिट है वो स्मॉल टास्क होगा, सिंपल टास्क होगा, मोस्ट ऑफ ऐसे टास्क होंगे जिसमें स्मॉल मोटर यूनिट का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन जो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन का जरूरत पड़ता है, जहां पे हम फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, वहां पे हमारा लार्ज मोटर यूनिट इन्वॉल्व होता है। बेसिकली जब हम लोग बायोमैकेनिक्स पढ़ते हैं बाकी सब्जेक्ट को छोड़कर, तो क्या होता है, मेरे लिए ये क्या है कि जब मैं इसे बुक में पढ़ती हूँ, अंडरलाइन करती हूँ, फिर उसे मैं ई कंटेंट में अंडरलाइन करती हूँ, पढ़ती हूँ, तो इसको समझना इतना मतलब मुश्किल नहीं है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, हम बहुत सारे रेफरेंसेस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन इन शॉर्ट ओवरव्यू कंडीशन जब आता है, जब आप ओवरऑल इसका पूरा किताब पढ़ रहे होते हो, तो कम समय में उन पूरी चीजों को जो मैंने समझा है वो मैं आपको डिलीवर करूं, ये मुश्किल होता है। तो मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो समझी हूँ वो आपको समझा सकूं। यहाँ पे ये जो डायग्राम है 3.9, इसमें क्या दिया हुआ है, ये मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये एक उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं, ये हमारा जो कवरिंग है जिसके अंदर हमारे मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी कवरिंग को क्या कहते हैं हम, इंडोमाइसियम। अब ये इंडोमाइसियम जो है
ये मसल फाइबर्स हैं, ये छोटे छोटे मसल फाइबर्स हैं, ग्रुप में मिलकर सार्कोमेयर और सार्कोमेयर मिलकर के फेसिकल्स बना रहे हैं। सेम वही स्ट्रक्चर है, मसल न्यूक्लियाई है, वही मसल्स के स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। अब उसकी कवरिंग कहाँ है, उसको कवर किए हुए है इंडोमाइसियम, और इस इंडोमाइसियम को इनक्लोज किए हुए है कौन, पेरीमाइसियम। फिर उसके बाद जो इंडोमाइसियम हमारा और पेरीमाइसियम जिसके अंदर इनक्लोज्ड है उसको एपीमाइसियम बोलते हैं। ये ओवरऑल हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू है मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का। एलिमेंट्स ऑफ मसल स्ट्रक्चर में कुछ हमारे पैरेलल और सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट्स होते हैं मसल के। ये होते क्या है, कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारा, जो मसल को घेरे हुए रखा रहता है, साथ साथ में उसका एक मेम्ब्रेन कवरिंग होता है जिसको कि हम सार्कोलेमा बोलते हैं। उसके अंदर होता है और क्या क्या होता है हमारा, इलास्टिक प्रोटीन, टिटिन होता है, और भी कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं जैसे नर्व, ब्लड वेसल्स। ये सारे क्या होते हैं हमारे पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट ऑफ मसल फाइबर। यानी कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट तो हमारा मसल फाइबर था, लेकिन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट क्या था हमारा, कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर जो था वही सारा था। तो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट में जो कनेक्टिव टिश्यू आ रहा है वो क्या क्या है, ब्लड वेसल है, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स, कनेक्टिव टिश्यू, टिटिन प्रोटीन और सार्कोलेमा, ये सारे हमारे मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो ये सारे क्या मिलकर के बनते हैं, पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट ऑफ अ मसल। अब इस पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट का काम क्या होता है, जब भी एक मसल की लेंथनिंग होती है या फिर शॉर्टनिंग होती है तो ये पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट उसी लेंथनिंग और शॉर्टनिंग में रोल प्ले करते हैं। वो भी, उनकी भी साथ साथ लेंथनिंग होती है और शॉर्टनिंग होती है, क्योंकि वो पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट है और पैरेलल फंक्शन वो शो करते हैं हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट के साथ। अब इसको और अच्छे से कैसे कहेंगे, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है मसल फाइबर, मायोफिब्रिल्स, जिसको मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। फिर आता है हमारा मसल का नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट जिसको कि कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हमारा बोन, नर्व्स, सेल्स, वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब ये क्या होता है, पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब मसल की लेंथनिंग होती है यानी कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट की, मसल फाइबर की, तो ये उसके साथ साथ पैरेलल वे में लेंथन होते हैं या फिर शॉर्टन होते हैं। तो इसलिए इन्हें पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट, क्योंकि इलास्टिसिटी इनकी भी हो रही है और पैरेलल ये मसल फाइबर के हैं तो इनको पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मसल टेंशन। मसल टेंशन होता क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे मसल टेंशन होता क्या है। हमारे मसल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसकी वजह से हमारे मसल के अंदर टेंशन डेवलप होता है। अब ये टेंशन डेवलप क्यों होता है, ताकि वो हमारे बोनी लीवर पे फोर्स एक्सर्ट कर सके और हमारा कोई मोशन हो, मूवमेंट हो। तो मसल टेंशन अगर हम याद करेंगे तो कैसे, ये हमारे मसल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमें अलाउ करता है टेंशन डेवलप करने के लिए, ताकि हम फोर्स एक्सर्ट कर सके अपने बोनी लीवर पे। अब ये मसल टेंशन होता कितने तरह का है, दो तरह का होता है, पैसिव टेंशन एंड एक्टिव टेंशन। पैसिव टेंशन किसको कहते हैं, पैसिव टेंशन जो कि हमारे पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट में जो टेंशन जनरेट हो रहा है उसको कहते हैं। अब किसी भी मसल में जो टेंशन जनरेट हो रहा है उसको कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे किसी भी मसल का टोटल टेंशन जनरेट जब होता है तो उसमें दो लोग रोल करते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, दूसरा नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। कॉन्ट्रैक्टाइल में मसल फाइबर, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल में पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट होगा। तो जब एक्टिवली जो कोई कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का तो वहां पे हमारा एक्टिव टेंशन प्लस पैसिव टेंशन दोनों टेंशन देखने को मिलता है। उस टेंशन जनरेशन से फोर्स जनरेट होता है और मूवमेंट होता है, तब जाकर के हम टोटल टेंशन मसल में डेवलप करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। पैसिव मसल जो है, पैसिव मसल स्टिफनेस, ये एक वर्ड आता है, ये हमारे स्केलेटन मसल की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें ओवरऑल हमें समझना ये है कि जो मसल का स्टिफनेस होता है वो किसकी वजह से होता है, उसका प्राइमरी कंपोनेंट क्या है, किस के कारण होता है। टिटिन जो है वो हमारे मसल का प्राइमरी कंपोनेंट है और यही टिटिन प्रोटीन जो हमने प्रोटीन
टिटिन प्रोटीन लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, पैसिव टेंशन रिलेशनशिप में ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था टिटिन प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है। तो यही टिटिन प्रोटीन मसल्स के स्टिफनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। टिटिन प्रोटीन के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि जब हमारा जो पैसिव टेंशन जनरेट होता है या फिर डेवलप होता है, तो उस दौरान वो थिक फिलामेंट के पोजीशन को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। तो उस वक्त हमने उसका पैसिव लेंथ टेंशन रिलेशनशिप देखा था। साथ साथ इसका एक और फंक्शन हमने देखा कि ये मसल के स्टिफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें एक पॉइंट और बता रहा है कि जो मसल का इलॉन्गेशन होता है, उस इलॉन्गेशन के लिए और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो हमने कवरिंग पढ़ी मसल में, पेरीमाइसियम एंड इंडोमाइसियम, इंडोमाइसियम की कवरिंग कौन सी थी? पेरीमाइसियम, और पेरीमाइसियम की कवरिंग इपिमाइसियम। तो वही बता रहा है कि जो पेरीमाइसियम है और जो इंडोमाइसियम है, जो कवरिंग है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे लेंथ के इलॉन्गेशन में। फिर आता है एक्टिव टेंशन। एक्टिव टेंशन होता क्या है? ऑलरेडी मैंने बताया, जो कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट है उसमें जो टेंशन डेवलप होगा वो एक्टिव टेंशन कहलाएगा। और कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट कौन है? हमारा मसल फाइबर। ये बार बार मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ ताकि बार बार सुनने पे क्या होता है ना, वो चीजें एकदम दिमाग में आ जाती हैं कि हाँ, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट मस्कुलर टिश्यू, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट कनेक्टिव टिश्यू, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट मसल फाइबर, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू हो गए, जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वेजल्स हो गए, नर्व्स हो गए, ब्लड हो गया, ये सारी चीजें। स्ट्रक्चरल प्रोटीन। दोबारा से मसल फंक्शन में टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मसल एक्शन। सेम वही चीज आइसोमेट्रिक, इसेंट्रिक, कंसेंट्रिक यहाँ पे बताया गया है। साथ साथ में डायग्राम भी दिया हुआ है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का, यहाँ पे फिगर 3.18 में दिया है। इसमें क्या हो रहा है? मसल हमारा शॉर्टन हो रहा है, हम देख रहे हैं जब, और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमारा एक्टिव टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। आइसोमेट्रिक, जब हम डंबल लिए हैं लेकिन मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमारा ऑप्टिमम लेंथ है और मैक्सिमम टेंशन जनरेट हो रहा है, ये हमारा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। और फिर आता है हमारा इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें हमारा मसल एलोंगेट हो रहा है और कंटिन्यूअसली एक्टिव टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। When the whole muscle is activated and the bone is attached to do not move, the muscle action is called isometric. मसल हमारा एक्टिवेटेड है, बोन से अटैच्ड है, लेकिन मूव नहीं कर रहा है, तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। वेट को होल्ड किए हुए है, बिना किसी जॉइंट एंगल में चेंज लाए हुए, तो वो हमारा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है। अब उसके बाद कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें बोन मूव कर रहा है। बोन किधर मूव कर रहा है? क्लोज टुगेदर एज अ होल मसल शॉर्टन। यानी कि हम एक और इसमें पॉइंट देखते हैं कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए कि ड्यूरिंग अ कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन द प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल एंड ऑफ बोन कम्स नियर, एक दूसरे के नजदीक आते हैं। जब हम कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा जो वर्क होता है वो किस तरह का होता है? पॉजिटिव वर्क होता है। कंसेंट्रिक वर्क में, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में हमारा प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड दोनों एक दूसरे के नजदीक आता है, और जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है। उसके बाद हमारा जो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है उसमें क्या होता है? लेंथनिंग होती है, इलॉन्गेशन होता है। तो बोन क्या होता है? बोन का जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड है एक दूसरे से अवे मूव करता है। और उसके बाद क्या होता है? जो मसल होता है वो लेंथन होता है, और जो वर्क डन होता है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में वो नेगेटिव वर्क डन होता है। लेंथनिंग में नेगेटिव वर्क डन, शॉर्टनिंग में पॉजिटिव वर्क डन। ये दो पॉइंट बहुत अच्छे से, अगर हमें ये आता है कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए तो ये 3 पॉइंट हम लिख सकते हैं। पहला, प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड बोन का नियर आना और दूर जाना। दूसरा, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। पॉजिटिव किस में? इसेंट्रिक में। नेगेटिव किस में? कंसेंट्रिक में। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता क्यों है? कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जो वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि जो वर्क हो रहा है वो मसल पे हो रहा है, मसल से नहीं हो रहा है। कंसेंट्रिक में होता क्या है? कंसेंट्रिक में होता है कि हम
मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, शॉर्टन कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मसल पे काम हो रहा है, मसल की शॉर्टनिंग हो रही है, मसल पे काम हो रहा है, तो वो पॉजिटिव वर्क डन हो गया। लेकिन इसेंट्रिक में क्या हुआ, मसल की लेंथनिंग हो रही है, तो मसल पे काम ना हो करके मसल के द्वारा काम हो रहा है। तो इस तरह से हमारा पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो बनाते वक्त मेरे दिमाग में कुछ और बातें आ जाती हैं और मैं एकदम से भूल जाती हूँ कि मैं डिस्कस कहाँ कर रही हूँ और इसके बाद मुझे क्या कहना है। तो मे भी मुझे इस वीडियोस में या फिर बाकी के कई वीडियोस में कुछ मिस्टेक्स मिलेंगे, लेकिन कोई ना, ये तो एग्जाम का डर है, तो होना ही है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ मसल। ये तो वैसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें इतना डिटेल नहीं टॉपिक दिया गया है, लेकिन जब हम मसल फंक्शन लिख रहे हैं तो हम उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ मसल लिख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल भी लिख सकते हैं। इसमें छोटा छोटा पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है। जो प्राइम मूवर है, जिसको कि एगोनिस्ट भी बोलते हैं, वो होता क्या है। अब ये वो होते हैं जो इसलिए डिजाइन किए जाते हैं क्योंकि उनका रोल होता है उस जॉइंट पे डिजायर मोशन प्रोड्यूस करना। तो हमारा जो प्राइम मूवर है या एगोनिस्ट है, वो कौन है, वो वैसे मसल हैं जो डिजाइन ही किए जाते हैं ताकि वो हमारे जॉइंट पे जितना मोशन डिजायर है वो मोशन प्रोड्यूस कर सके। अब वैसे मसल्स जो डिजायर मोशन को के ऑपोजिट होते हैं, डायरेक्टली ऑपोजिट हो गए, तो वो क्या होगा, एंटागोनिस्ट मसल्स। उसके बाद एक टर्म आता है सिनर्जिस्ट। तो सिनर्जिस्ट होता क्या है, वैसे मसल्स जो एगोनिस्ट को हेल्प करते हैं उनके डिजायर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उन्हें सिनर्जिस्ट कहते हैं। अब आता है टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग मसल फंक्शन। मसल के फंक्शंस को क्या क्या अफेक्ट करता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मसल के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। उनमें से कुछ यहाँ है, जैसे टाइप्स ऑफ जॉइंट एंड लोकेशन ऑफ मसल अटैचमेंट, यानी कि जॉइंट किस तरह का है और मसल का अटैचमेंट किन किन एक्सिस और किन किन प्लेन्स में किया हुआ है। उसके बाद कितने जॉइंट्स हैं जो उस मसल को क्रॉस कर रहे हैं, उनकी पैसिव एफिशिएंसी क्या है, वहां सेंसरी रिसेप्टर्स कितने हैं। ये सारी चीजें हैं जो मसल के फंक्शन को अफेक्ट करती है। 6 महीने का सिलेबस अगर बंदी एक दिन में 2-3 घंटे में रिवीजन कराने बैठे तो क्या होगा, हकलाऊंगी ही ना। तो प्लीज इग्नोर द मिस्टेक्स और जल्दी जल्दी हम आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें दूसरा चैप्टर भी रिवीजन करना है। फाइनली इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन, इंजरी एंड एजिंग। सिमिलर टू जॉइंट्स, अगर जॉइंट में इमोबिलाइजेशन होता है, इंजरी होता है, डिजीज होता है, तो क्या होता है, वही चीज हमें मसल्स के लिए देखना है कि मसल का इमोबिलाइजेशन होता है तो क्या होता है। हमारे मसल के स्ट्रक्चर को इमोबिलाइजेशन अफेक्ट करता है, जैसे जॉइंट को अफेक्ट करता था। इमोबिलाइजेशन का इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, ये कि इमोबिलाइजेशन किस पोजीशन में हो रहा है, क्योंकि मसल का एक्शन जो होता है वो लेंथनिंग, शॉर्टनिंग, ऑप्टिमम लेंथ, इस तरह से होता है। तो इफेक्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन किस पे डिपेंड है कि हमारा जो मोबिलाइजेशन का पोजीशन है वो कैसा है, वहां पे जो फाइबर्स के नंबर है वो कैसे है, कितने परसेंटेज है फाइबर, वहां फाइबर टाइप कौन सा है। उसके बाद उस जो इमोबिलाइजेशन को हम कर रहे हैं वहां के मसल्स को, वो कितने दिन के लिए कर रहे हैं, ये सारी चीजें इमोबिलाइजेशन को अफेक्ट करती हैं। अब क्या होता है कि अगर शॉर्ट एंड पोजीशन में इमोबिलाइज किया गया, यानी कि अगर कंसेंट्रिक पोजीशन में मसल को इमोबिलाइज किया जाता है, तो क्या क्या होता है, जो सार्कोमेयर का नंबर है वो डिक्रीज करता है और सार्कोमेयर का लेंथ जो है वो इंक्रीज करता है। उसके बाद क्या होता है, पेरीमाइसियम का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है और इंडोमाइसियम थिक होने लगता है ड्यूरिंग शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन या फिर कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में इमोबिलाइजेशन हो। तो कोलेजन फिब्रिल्स जो है उनकी जो ओरिएंटेशन है वो सर्कमफ्रेंशियल बनने लगती है। हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू और मसल फाइबर का रेशियो है वो बढ़ने लगता है और वेट लॉस होता है और मसल की एट्रोफी हो जाती है।
एट्रोफी का मतलब होता है कि वहां पे जो ब्लड की है कमी हो जाती है और जो मसल का स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाता है। अब आता है कि लेंदन पोजीशन। लेंदन पोजीशन में होता क्या है? तो लेंदन पोजीशन में क्या होता है कि बहुत ही कम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस होते हैं कंपेयर टू शॉर्टनिंग इमोबिलाइजेशन, शॉर्टनिंग पोजीशन ऑफ इमोबिलाइजेशन। अब वो कुछ जो चेंजेस है वो क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चरल चेंज होता है, जिसमें क्या होता है, उसमें क्या होता था, शॉर्टनिंग में हम देखते थे कि जो सार्कोमेयर का नंबर है वो घट जाता था और सार्कोमेयर का लेंथ बढ़ जाता था। लेकिन लेंथनिंग में क्या होता है, सार्कोमेयर का नंबर जो है वो बढ़ जाता है और सार्कोमेयर का लेंथ घट जाता है। जस्ट ऑपोजिट होता है इसमें। लेकिन इसमें शॉर्टनिंग के कंपेयर में बहुत ही कम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस होते हैं। अब इन इमोबिलाइजेशन, जो हमारे मसल में इमोबिलाइजेशन किया गया लेंथनिंग में, शॉर्टनिंग में, ये प्रिवेंट कैसे होगा? तो शॉर्टन पोजीशन में जो इमोबिलाइजेशन हुआ है उसमें क्या जरूरत होगा उसको नॉर्मलाइज करने के लिए? उसमें डेली मूवमेंट रिक्वायर होगा, लेकिन कम समय के लिए। ओनली short period of daily movement is required to prevent the immobilization of short end position। 30 मिनट का डेली रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटी हो गया कास्ट हटने के बाद। ये सारी चीजें हम देखते हैं। उसके बाद आता है, अगर फ्रैक्चर है और डेली मोशन पॉसिबल नहीं है तो क्या होता है कि इंटेंसिव इमोबिलाइजेशन के बाद किया जाता है, इमोबिलाइजेशन को रिवर्स करने के लिए। इसमें क्या होता है, सार्कोमेयर का नंबर जो है और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो अल्टर करता है, जो कि इमोबिलाइजेशन की वजह से हुआ है। फिर आता है इसी यूनिट का दूसरा टॉपिक, इंजरी। इंजरी क्या होता है, कैसे होता है? ओवरयूज की वजह से होता है। ओवरयूज करने पे क्या होता है, मसल टेंडन सेम एज जॉइंट स्ट्रक्चर के चैप्टर के जैसा, मसल टेंडन, लिगामेंट, नर्व्स, बर्सा, कार्टिलेज, इन सब चीजों में इंजरी हो सकती है। इसका कॉमन एटियोलॉजी क्या है? रिपीटेटिव ट्रॉमा। वही रिपीटेटिव जो हम एक इंजरी देख रहे थे, दो तरह का इंजरी देख रहे थे। एक क्या था, इंटेंसिव लोडिंग की वजह से, और रिपीटेटिव नॉर्मल लोडिंग की वजह से। तो वही चीज यहाँ पे है कि कॉमन कारण क्या है इंजरी का, रिपीटेटिव ट्रॉमा इंजरी, सेम चीज है। और ये रिपीटेटिव इंजरी जब होता है तो क्या होता है, रिपेयर होने का टाइम नहीं मिल पाता है, इस वजह से ये इंजरी होती भी है। ओवरयूज, अगर वक्त ना मिले बीच में रिकवर होने का, तो फिर वो चीजें आप बार बार करो तो वो ओवरयूज कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, जो रिपीटेटिव फोर्स होता है तो इसमें माइक्रो ट्रॉमा होते हैं। अब वो माइक्रो ट्रॉमा क्या करते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? इसमें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस हम देखते हैं, जिसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है। कहीं भी आप देखेंगे मसल्स में, जॉइंट के पास, खासकर कि जो मिड एज वाले लोग होते हैं उनको नी के पास स्वेलिंग वगैरह हो जाता है। तो ये यही होता है, ओवर यूज होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने के कारण किसी न किसी तरह से मस्कुलर टिश्यू या फिर स्केलेटन टिश्यू अफेक्ट होता है। फिर वो अपने एसेसरी ऑर्गन को अफेक्ट करता है और वहां से हमारा इंजरी हो जाता है। फिर होता है मसल स्ट्रेन। मसल स्ट्रेन होता क्या है, मसल स्ट्रेन इंजरी जो है ये क्या होता है, हमारी जो बॉडी से एक हाई फोर्स कॉन्ट्रैक्शन लगता है मसल का, जब मसल को लेन किया जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स सच एज बॉडी वेट हो गया, या हम इसको सिंपल एग्जांपल, मसल स्ट्रेन ये भी हो सकता है, हम बाहर से कोई वजन उठा रहे हो, कस के हम लोगों का हाथ, कभी सुनते हैं ना हाथ खिंचा गया या ये हो गया, तो वहां पे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, वहां क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है, एक लोकलाइज्ड ब्लीडिंग हो जाती है उस जगह पे, तो क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वहां होता है, स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाता है और पेन होने लगता है। ये सारे मसल स्ट्रेन्स को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद आता है एजिंग। एजिंग क्या होता है, जब वक्त के साथ जो क्रोनोलॉजिकल एज होता है किसी भी पर्सन का वो बढ़ता है, तो हमारे स्केलेटल मसल का जो स्ट्रेंथ होता है
ताकत, हमारे मसल की जो क्षमता होती है वो डिक्रीज होने लगती है। तो डिक्रीज होती है तो क्या रिजल्ट होता है? सार्कोपीनिया। जॉइंट स्ट्रक्चर जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां एक वर्ड था ऑस्टियोपीनिया, यहाँ वर्ड है सार्कोपीनिया। तो एजिंग की वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। कब? जब क्रोनोलॉजिकल एज आपका बढ़ रहा होता है तो कई सारे चेंजेस आते हैं, मसल का स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सार्कोपीनिया होता कब है? जब हमारा मसल फाइबर का जो नंबर है वो डिक्रीज होने लगता है। मसल फाइबर का साइज, उसका नंबर जितना होना चाहिए उससे घटने लगे तो हम लोगों का सार्कोपीनिया का प्रॉब्लम होता है। मोटर यूनिट जो है हमारे सारे मसल फाइबर के, मोटर यूनिट प्लेट्स जो हमने मोटर यूनिट पढ़ा, अल्फा मोटर न्यूरॉन प्लस नंबर ऑफ मसल फाइबर और कलेक्शन ऑफ मसल फाइबर, तो उनके नंबर्स भी डिक्रीज होने लगते हैं। ये सारे भी एजिंग के, मसल्स के एजिंग के सिम्टम्स हैं। तो फाइनली हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। लगातार बैठ करके 2-2 घंटा बोलना वैसे इसमें भी मेरा ही फायदा है, रिवीजन हो रहा है। अगला चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है थोरैक्स एंड चेस्ट वॉल। ये आ गया हमारा थोरैक्स एंड चेस्ट वॉल। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि थोरैक्स और चेस्ट वॉल होता क्या है थोरैक्स, क्या है चेस्ट वॉल। तो थोरैक्स जो है उसमें क्या क्या होता है? थोरैक्स रीजन के बारे में हमने पढ़ा है। थोरैसिक वर्टिब्रा होता है, हमारा रिब्स होता है, रिब केज, और स्टर्नम होता है। स्टर्नम जिसमें मैनुबिलम, बॉडी एंड ज़िफाइड प्रोसेस, ये हम बोन्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये क्या करता है थोरैक्स? ये मसल अटैचमेंट के लिए बेस प्रोवाइड करता है। एक बेस प्रोवाइड करता है जहां पे हमारे अपर एक्सट्रीमिटी का मसल अटैचमेंट होता है, जैसे कि हेड, नेक, वर्टिब्रल कॉलम या फिर पेल्विस। थोरैक्स जो है वो हमारे हार्ट को, लंग्स को और भी विसरा जो है उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है। क्यों? रिब केज हमने ऑलरेडी हमेशा से पढ़ा है 10th 11th 12th में। रिब केज क्यों होता है? केज क्यों होता है? केज लाइक स्ट्रक्चर में हमारे कुछ जो ऑर्गन्स हैं वो होते हैं ताकि जब एक्सटर्नल इंजरी हो या किसी तरह का झटका लगे तो उन जो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके रिब केज की मदद से। रिब केज जो है वो हमारे थोरैसिक स्पाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। कब बढ़ाता है? ड्यूरिंग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल बेंडिंग एंड रोटेशन। इन सारे जो फंक्शंस के दौरान हमारा रिब केज स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है थोरैसिक स्पाइन का। इसका वेंटिलेशन में भी रोल होता है। ब्रीदिंग हम लोग जो करते हैं, जो हमारा वेंटिलेशन का प्रोसेस है वो हमारे बोनी रिब केज पे डिपेंड करता है। बोनी जो रिब्स है हमारे थोरैक्स रीजन के, उन पे डिपेंड करता है, उनकी मोबिलिटी पे डिपेंड करता है। और यहीं पे जो मसल्स है जो थोरैक्स को मूव करते हैं उनका भी रोल होता है। उसी मसल की एबिलिटी हमें वेंटिलेशन में मदद करती है। कैसे मदद करती है? थोरैक्स को मूव करा करके। तो ये हमारा थोरैक्स या फिर चेस्ट वॉल में जो भी चीजें हैं, हम स्ट्रक्चर, उसके कुछ क्या फंक्शंस होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, ये सारी चीजें देखते हैं। अब दूसरा टॉपिक है कि जनरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी रिब केज का ओवरऑल तो हमने जाना कि हाँ क्या होता है, थोरैक्स रीजन में क्या क्या होता है, लेकिन इसमें क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या इसके स्ट्रक्चर है, क्या इसका फंक्शन है, उससे पहले हम यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन पढ़े हैं उसके हिसाब से देखेंगे। ये हमारा रिब केज होता है, इसके अंदर हमारे लंग्स, हार्ट ये इस तरह से लोकेटेड होते हैं कि वो काफी प्रोटेक्टेड होते हैं इनकी वजह से। हमारा ये फर्स्ट रिब होता है, ये है हमारा स्टर्नम जिसका ये हिस्सा मैनुब्रियम कहलाता है, इसको जुगुलर नोच बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा बॉडी कहलाता है और ये ज़िफॉइड प्रोसेस। ये कॉस्टल कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं और कॉस्टल एरिया के रिब्स होते हैं कॉस्टल कार्टिलेज। ये स्टर्नम का एंगल होता है जिसको कि स्टर्नल एंगल बोलते हैं। ये हमारा स्कैपुला है जो पोस्टेरियर रीजन में होता है, और ये फर्स्ट रिब जिसको कि ट्रू रिब भी कहा जाता है। ये हमारे वर्टिब्रा हो गए जो पोस्टेरियर रीजन में है। तो उसके बाद हम जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस देखेंगे रिब केज का। तो रिब केज हमारा क्लोज चेन काइनेमेटिक्स करता है,
ओपन चेन एंड क्लोज चेन हमने सबसे चैप्टर 1 में पढ़ा था। इसमें क्या था, क्लोज चेन में ओपन चेन में क्या होता है, इंडिविजुअल जॉइंट जो है मूवमेंट होता है, लेकिन क्लोज चेन में क्या होता है, एक जॉइंट के मूवमेंट से एसोसिएटेड होता है दूसरा जॉइंट का मूवमेंट। तो ये क्लोज चेन इन्वॉल्व करता है, इसमें बहुत सारे जॉइंट और मसल्स का मूवमेंट होता है। हमारा जो एंटीरियर बॉर्डर है रिब केज का, वो स्टर्नम होता है। स्टर्नम हमारे रिब केज का एंटीरियर बॉर्डर होता है, ये एंटीरियरली होता है। तो एंटीरियर बॉर्डर पे क्या हो गया, स्टर्नम। उसके बाद क्या है, लेटरल बॉर्डर्स पे रिब्स हैं, ये हमारा लेटरल हो गया, अवे फ्रॉम द मिडल, तो ये रिब्स हो गए। उसके बाद पोस्टीरियर बॉर्डर पे थोरैसिक वर्टिब्रा। अब हमारे रिब केज के पोस्टीरियर बॉर्डर पे कौन हो गया, ये वर्टिब्रा है, ये जो हम पोस्टीरियर रीजन पे देख रहे हैं, ये एंटीरियर पे स्टर्नम, लेटरल पे रिब्स, पोस्टीरियर पे वर्टिब्रा। सुपेरियर बॉर्डर पे रिब केज के सुपेरियर बॉर्डर कहां बनता है, जुगुलर नॉच के पास, स्टर्नम का जो जुगुलर नॉच है, ये वाला रीजन, ये नहीं, ये नीचे वाला, ये रीजन। उसके बाद क्या कह रहा है, इंफेरियर बॉर्डर जो है रिब केज का, वो जिफाइड प्रोसेसेस। तो हमारे पास टोटल कितने बॉर्डर हो गए, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल बॉर्डर, सुपेरियर बॉर्डर, इंफेरियर बॉर्डर, 5 बॉर्डर रिब केज के। इंफेरियर बॉर्डर पे क्या हुआ, जिफाइड प्रोसेस। अब इस 5 बॉर्डर को हम फिर से रिवाइज करेंगे। एंटीरियर पे हमारा स्टर्नम, पोस्टीरियर पे वर्टिब्रा, लेटरल बॉर्डर पे रिब्स, सुपेरियर बॉर्डर पे जुगुलर नॉच, इंफेरियर बॉर्डर पे जिफॉइड प्रोसेस। ये हमारे रिब केज का बॉर्डर हो गया। ये रहा जुगुलर नॉच, ये मैनोब्रियम, यहाँ कॉस्टल कार्टिलेज अटैच होता है फर्स्ट रिब का। ये हो गया बॉडी ऑफ स्टर्नम, और ये लास्ट में जिफॉइड प्रोसेस। तो क्या बता रहा है हमें कि हमारे पास क्या है, 12 पेयर ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रा है। जो 12 थोरैसिक पेयर नहीं, जो 12 थोरैसिक वर्टिब्रा है, वो 12 थोरैसिक वर्टिब्रा मिल करके पोस्टीरियर बनाते हैं रिब केज का पोस्टीरियर एस्पेक्ट। जो हम पोस्टीरियर बॉर्डर देख रहे थे, ये वही 12 थोरैसिक वर्टिब्रा से मिल करके बनते हैं। इसमें क्या होता है, जो टिपिकल वर्टिब्रा थोरैसिक वर्टिब्रा होता है वर्टिब्रल बॉडी का, उस वर्टिब्रा पे 6 कॉस्टल आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं। अब ये 6 कॉस्टल आर्टिकुलेटिंग सरफेस कहाँ होते हैं, तो हमारे टिपिकल थोरैसिक वर्टिब्रा में। उसमें से 4 कहाँ होते हैं, बॉडी पे होते हैं। बॉडी में किस पे होंगे, सुपेरियर, इंफेरियर, कॉस्टल फेसेट पे और डेमी फेसेट पे, ईच साइड पे। अब ये स्ट्रक्चर में हम देखेंगे डेमी फेसेट कहाँ है, सुपेरियर कॉस्टल फेसेट कहाँ है, ट्रांसवर्स कॉस्टल फेसेट कहाँ है, इंफेरियर कॉस्टल फेसेट कहाँ है। ये सारी चीजें हम डायग्राम में कोरिलेट करते जाएंगे। एक कॉस्टल फेसेट हो गया ईच साइड पे, सुपेरियर एंड इंफेरियर कॉस्टल फेसेट हो गया, ये सुपेरियर, ये इंफेरियर, और डेमी फेसेट हो गया। इस रिब केज में हमारे पास 12 पेयर होते हैं रिब्स के। ये रिब्स हमारे कर्व फ्लैट बोन होते हैं, जो कि लेंथ में इंक्रीज करते हैं 1 से 7 तक, और फिर इनका लेंथ डिक्रीज होता है 8 से 12 तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास जो 12 पेयर ऑफ रिब्स है, उसका लेंथ जो है वो 1 से 7 तक इंक्रीज करता है, फिर 8 से 12 तक डिक्रीज करता है। हमारा जो पोस्टेरियरली लोकेटेड सारे रिब्स है, उसके हेड जो है वो आर्टिकुलेट करते हैं थोरैसिक वर्टिब्रल बॉडीज से। जो कॉस्टल ट्यूबरकल होता है रिब 1 to 10, वो आर्टिकुलेट करता है किससे, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैसिक वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस से
रिब्स 1 to 10 का कॉस्टल ट्यूबरकल आर्टिकुलेट करता है। फिर जो है ये था पोस्टेरियरली। एंटेरियरली क्या होता है, रिब 1 to 10 जो होता है वो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली स्टर्नम से जाकर के आर्टिकुलेट करता है। किसके थ्रू आर्टिकुलेट करता है, कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू। रिब 1 से 7 क्या होता है, उसको क्लासिफाई किया गया है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, वर्टिब्रा एंड स्टर्नल, या फिर ट्रू रिब्स। अब ये क्या होता है, 1 से 7 को ट्रू रिब्स कहते हैं, ये तो हम पहले भी पढ़े हैं, एनाटॉमी में भी पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि एंटेरियरली जो है हमारा 1 से 10 तक का रिब वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाकर के स्टर्नम से अटैच होता है थ्रू कॉस्टल कार्टिलेज, और पोस्टेरियरली यही 1 से 10 तक का रिब्स आर्टिकुलेट करता है थोरैसिक वर्टिब्रा से ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ, कॉस्टल ट्यूबरकल से ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ। तो इस तरह हम इसका अटैचमेंट आर्टिकुलेशन देखते हैं। अब ये जो 1 से 7 रिब्स है जिसको वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं या फिर ट्रू रिब कहते हैं, ये क्या होता है, ये कॉस्टो कार्टिलेज के थ्रू यानी कि कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू अटैच करता है डायरेक्टली स्टर्नम से। 1 से 7 तक के रिब्स, 1 से 7 तक के रिब्स का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। फर्स्ट रिब ट्रू रिब, और फिर उसके बाद हम लोगों का जो अटैचमेंट है वो कॉस्टो कार्टिलेज, डायरेक्ट कॉस्टो कार्टिलेज के थ्रू अटैचमेंट है। किससे अटैचमेंट है, स्टर्नम से अटैचमेंट है, और पोस्टेरियरली वो ट्रांसवर्स प्रोसेस से जाकर के अटैच हो रहा है थोरैसिक वर्टिब्रा के। उसके बाद जो है हमारा 8th रिब और 10 रिब, 8 से 10 तक का जो आर्टिकुलेशन है वो अपने सुपेरियर रिब्स के थ्रू इनडायरेक्टली जाकर के आर्टिकुलेट कर रहा है, किससे, स्टर्नम वाया 7th रिब। अब इसका मतलब क्या है, फिर से हम डायग्राम पे जाएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 9 10, 8 से 10 रिब के बारे में क्या कह रहा है कि वो इनडायरेक्टली थ्रू 7th रिब। अब इस 7th रिब के सहारे ये क्या हो रहा है, ये तो डायरेक्ट अटैचमेंट हो नहीं रहा है। इस 7th रिब से ये ऐसे 8 9 और 10 ये 7th रिब से अटैच होकर के कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू जाकर के स्टर्नम से इनडायरेक्टली अटैच हो रहा है। इस 8 से 10 जो रिब्स का जो अटैचमेंट है उसको वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स या फिर फॉल्स रिब्स कहते हैं। फॉल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं ट्रू रिब्स की तरह, इसलिए इन्हें फॉल्स रिब्स कहा जाता है। अब हमारा जो बचा 11th और 12th रिब है उसका अटैचमेंट कैसे होता है, उसका अटैचमेंट होता है, चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो 11th और 12th रिब को वर्टिब्रल या फिर फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं, क्योंकि दे डो नॉट हैव एंटेरियर अटैचमेंट टू द स्टर्नम। वो फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उनका कोई अटैचमेंट स्टर्नम से एंटेरियरली नहीं होता है, वो बस पोस्टेरियरली अटैच्ड होते हैं, एंटेरियरली वो फ्लोट कर रहे होते हैं। ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 ये पोस्टेरियरली होते हैं, एंटेरियरली ये फ्लोटिंग होते हैं, इनका कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैचमेंट नहीं होता है। ये तो हो गए ओवरऑल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आर्टिकुलेशन में कौन कौन से जॉइंट होते हैं, कौन कौन से बोन होते हैं जो रिब केज से जॉइंट होते हैं, या कैसे वहां पे जॉइंट का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है मैनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट, जो कि मैनुब्रियम और स्टर्नम के बीच में होता है। जिफी स्टर्नल जॉइंट होता है जो जिफॉइड प्रोसेस और स्टर्नल के बीच में होता है। कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट होता है कॉस्टल कार्टिलेज और हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होता है थोरैसिक वर्टिब्रा का, उससे कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट जो ट्यूबरकल से होता है हमारे ट्रांसवर्स
थोरेसिक वर्टिब्रा का। फिर होता है कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, जो कॉस्टल कार्टिलेज का ट्रांसवर्स प्रोसेस से होता है वर्टिब्रा के। कॉस्टो कॉन्ड्रल जॉइंट, जो कॉस्टल कार्टिलेज का जॉइंट होता है रिब्स का। कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट, जो कि कार्टिलेज का अटैचमेंट होता है स्टर्नम से। और इंटरकॉन्ड्रल जॉइंट, जो कार्टिलेज का कार्टिलेज से आर्टिकुलेशन होता है। तो ये सारे हमारे आर्टिकुलेशन ऑफ द रिब केज है। यहाँ पे समरी दिया हुआ है हमारे रिब केज का, तो हम इसको भी देखेंगे क्या कह रहा है ये। रिब हमारा 1 से 10 जो है वो आर्टिकुलेट करता है पोस्टेरियरली। किससे करता है? वर्टिब्रल कॉलम से, 2 साइनोवियल जॉइंट की मदद से। किसके किसके? पहला हो गया कॉस्टोवर्टिब्रल, दूसरा हो गया कॉस्टोट्रांसवर्स जॉइंट। एंटेरियरली वो आर्टिकुलेट करता है किससे? कॉस्टोकार्टिलेज से, मैनोब्रियो स्टर्नम जॉइंट से, या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। जो कॉस्टोकार्टिलेज होते हैं वो मैनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ते हैं, जो हमने 1 से 7 तक ट्रू रिब्स, और फिर 8 से 10 तक फॉल्स रिब, और फिर 11-12 फ्लोटिंग रिब का आर्टिकुलेशन देखा। उसके बाद कह रहा है कि ये जॉइंट एक क्लोज काइनेमेटिक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मोशन हमारा इसमें रेस्ट्रिक्टेड होता है। उसके बाद होता है कहता है कि रिब 11th और 12th जो है उसमें एक ही कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट होता है। इसमें कोई कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट नहीं होता है, कोई एंटीरियर अटैचमेंट नहीं होता है स्टर्नम से। और ये रिब्स जो है, जो फ्लोटिंग रिब्स है 11th और 12th, ये ओपन काइनेमेटिक चेन शो करते हैं। इस जो 11th 12th फ्लोटिंग रिब है, इसका मोशन जो है वो कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द रिब्स लेस रेस्ट्रिक्टेड होता है। जब हम रिब केज का फंक्शन देखते हैं तो ये हमारा वेंटिलेशन में रोल होता है। तो किस तरह से ये रोल होता है हमारा? दो हम इसमें मूवमेंट देखते हैं। एक होता है पंप हैंडल मूवमेंट, दूसरा होता है बकेट हैंडल मूवमेंट। बकेट हैंडल मूवमेंट का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ये जो इलिवेशन है हमारे रिब्स का, ये कॉस्टोवर्टिब्रल और कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट पे होता है, और ये लेटरल मोशन शो करता है। हमारा जो मोशन होता है, जैसे एक बकेट का हैंडल का जो मोशन है यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, उसी तरह हमारे रिब्स का मोशन होता है। कौन कौन से जॉइंट का? कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट और कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट, इनका रोल होता है लेटरल मोशन में। और इसी को हम बकेट हैंडल मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि ये रोटेशन किधर शो करता है? लेटरल रोटेशन, जैसे बकेट के हैंडल का रोटेशन होता है। उसके बाद आता है एक पंप हैंडल मूवमेंट। पंप हैंडल मूवमेंट में क्या होता है? एलिवेशन जो है रिब्स का, जो कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट है और कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट है, वो क्या करता है? एंटीरियर और सुपेरियर मूवमेंट करता है। यानी कि आगे की तरफ भी मूवमेंट होता है और ऊपर की तरफ मूवमेंट भी होता है। नॉर्मली जब हम अपने ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करेंगे तो हम मूवमेंट को फील भी कर सकते हैं। तो पंप का जो हैंडल का मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है? एंटीरियर होता है, आगे की ओर होगा, और सुपेरियर होगा। सुपेरियर ऊपर की तरफ और एंटीरियर आगे की तरफ। तो ये हमारे रिब्स का मूवमेंट इस तरह से पंप हैंडल केस में होता है। अब यहाँ पे यही लिखा है कि एलिवेशन ऑफ द अपर रिब्स एट द कॉस्टोवर्टिब्रल एंड कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट रिजल्ट इन एंटीरियर एंड सुपेरियर मूवमेंट ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम का मूवमेंट एंटीरियरली एंड सुपेरियरली जाता है। किसके साथ साथ? एक्कम्पनी करता है उसको टॉर्सन ऑफ कॉस्टल कार्टिलेज, और इसी को हम पंप हैंडल मोशन ऑफ द थोरैक्स बोलते हैं। तो एक होता है बकेट हैंडल मूवमेंट ऑफ द थोरैक्स, जिसमें क्या होता है? लेटरल मोशन होता है। लेटरल मोशन किसका किसका होता है? कॉस्टोवर्टिब्रल और कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट का, जिसको कि बकेट हैंडल मूवमेंट कहते हैं। और पंप हैंडल मूवमेंट में किसका किसका होता है? कॉस्टो ट्रांसवर्स एंड कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट का। इसमें क्या होता है? एलिवेशन ऑफ अपर रिब्स, स्टर्नम का सुपेरियरली और एंटीरियरली मूवमेंट होता है, और इसी को हम पंप हैंडल बोलते हैं। तो दो तरह का मोशन हम अपने थोरैक्स का देखते हैं। अगला टॉपिक है मसल एसोसिएटेड विद द रिब केज। हमारे जो मसल है वो रिब केज से जो एसोसिएटेड है उसको वेंटिलेटरी मसल्स भी बोलते हैं। ये वेंटिलेटरी मसल्स स्ट्रिएटेड स्केलेटन मसल्स है
बने होते हैं जो कि बाकी के स्केलेटन मसल से अलग होते हैं कई सारे तरीके से। अब कौन कौन से वे में अलग होते हैं, उन सबसे पहला होता है दे हैव इंक्रीज्ड फटीग रेजिस्टेंस एंड ग्रेटर ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी। उनमें जो ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी होता है वो ज्यादा होता है, फटीग रेजिस्टेंस वो ज्यादा होता है, यानी कि वो थकान को रेजिस्ट करते हैं, वो जल्दी थकते नहीं है क्योंकि उनका काम है वेंटिलेशन करते रहना। वेंटिलेशन क्या होता है? वेंटिलेशन का मतलब होता है जो एयर का है कम्युनिकेशन क्रिएट करना, यानी उसको हिंदी में कहेंगे वायु संचालन करना, या फिर ब्रीदिंग को भी कहते हैं। हमारे जो एयर का मूवमेंट होता है हमारे कंडक्टिंग पैसेज से एटमॉस्फेयर और हमारे लंग्स के बीच में, इसको वेंटिलेशन कहते हैं, वायु का संचार। तो वेंटिलेशन में क्या होता है, इसके क्या क्या जो हमारे मसल हैं, जो वेंटिलेटरी मसल्स हैं, वो किस किस तरह से अलग है। ये क्या करते हैं, ये फटीग रेजिस्टेंस होते हैं क्योंकि इनको दिन भर वेंटिलेशन करना है, हमारे लंग्स को दिन भर काम करना है। तो ये वेंटिलेटरी मसल्स क्या होते हैं, वो थकते कम थकते हैं ताकि उनका फंक्शन अच्छे से हो सके। उनकी ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। ये रिदमिकली रिदम के फॉर्म में थ्रू आउट द लाइफ ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एपिसोडिक नहीं होता है, रिदमिक होता है। उसके बाद होता है कि ये जो हमारी लंग्स की प्रॉपर्टीज होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, और जो एयरवे का हमारा रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है, उसके अगेंस्ट ये काम करते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट नहीं, ये हमारे लंग्स की इलास्टिक प्रॉपर्टी और एयरवे के रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को के अगेंस्ट में काम करते हैं ये वेंटिलेटरी मसल्स। इन मसल्स का जो न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल होता है ये वॉलेंट्री भी होता है, इनवॉलेंट्री भी होता है, और ये हमारी लाइफ सस्टेनिंग में एक्शन करते हैं। इन मसल का एक्शन होता है। अब ये वेंटिलेटरी मसल्स का रिक्रूटमेंट कैसे होता है, वहां पे हमने देखा, अभी रिक्रूटमेंट पढ़ा किसका, मसल फाइबर का। क्यों? टास्क पे डिपेंड करता था, लार्ज मोटर यूनिट, स्मॉल मोटर यूनिट। सेम उसी तरह यहाँ पे भी रिक्रूटमेंट होता है वेंटिलेटरी मसल्स का या मसल फॉर वेंटिलेशन का। किस बेसिस पे होता है कि किस तरह का ब्रीदिंग हो रहा है। क्वाइट ब्रीदिंग अगर होता है जो कि हमारे रेस्ट पोजीशन पे होता है, तो उस समय हमारा प्राइमरी मसल इन्वॉल्व होता है, प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वेंटिलेशन के लिए। लेकिन अगर एक्टिव ब्रीदिंग है या फिर फोर्स ब्रीदिंग है, कहीं से दौड़ करके आ रहे हैं, बहुत हेवी वर्क करके आ रहे हैं, बहुत हेवी एक्टिविटीज हो, या फिर किसी तरह का पल्मोनरी पैथोलॉजी हो, कोई डिजीज हो, तब वहां पे एक्सेसरी मसल रोल करता है। किसमें? इंस्पिरेशन में भी, एक्सपिरेशन में भी। और इन एक्सेसरी मसल को रिक्रूट किया जाता है ताकि वो जो इंक्रीज डिमांड है वेंटिलेशन का, जो एयर का जो कम्युनिकेशन है, जो वायु का संचार जो है वो तेजी से हो सके, और उस इंक्रीज डिमांड को फुलफिल करने के लिए इन एक्सेसरी मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस तरह से हमारे जो वेंटिलेटरी मसल्स हैं इनको दो तरह से क्लासिफाई किया गया, प्राइमरी वेंटिलेटरी मसल या फिर एक्सेसरी वेंटिलेटरी मसल। प्राइमरी किसमें था? क्वाइट ब्रीदिंग में, जिसमें हमारा प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व है, और एक्सेसरी मसल में इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी दोनों इन्वॉल्व है क्योंकि इंक्रीज डिमांड ऑफ वेंटिलेशन वहां पे है। प्राइमरी मसल्स जो है वेंटिलेशन के लिए वो कौन कौन होते हैं? वो होते हैं डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल। एक और मसल होता है स्लीन मसल्स। ये सारे मसल्स मिल करके रिब केज पे एक्ट करते हैं ताकि हमारा इंस्पिरेशन प्रमोट हो सके। प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल्स क्विक ब्रीदिंग के दौरान यूज होते हैं। ये सारे एक साथ मिल करके हमारे इंस्पिरेशन को प्रमोट करते हैं। और एक्सपिरेशन के लिए कोई भी प्राइमरी मसल नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा एक्सपिरेशन है अगर वो रेस्ट पे हो तो वो पैसिव होगा, उसके लिए एक्टिवली कुछ तो वैसा हो नहीं रहा है। तो वहां पे प्राइमरी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब आता है कि हमारा एक्सेसरी मसल कौन कौन सा होगा जो वेंटिलेशन में रोल करेगा। जब हमारा वेंटिलेटरी डिमांड जो है वो बढ़ा होगा
तो ये फिगर हमें बताएगा कि कौन कौन से मसल इनमें इन्वॉल्व होंगे जो कि एसेसरी मसल ऑफ वेंटिलेशन कहलाते हैं। तो हम देखेंगे हमारा स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स, ट्रेपेजियस मसल, कोस्टोस्टर्नल पोर्शन ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ट्रांसवर्स थोरैसिस मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, रेक्टस एब्डोमिनिस, इंटरनल ऑब्लिक मसल, पेक्टोरलिस मेजर और सबक्लेवियस, ये सारे मसल्स हमारे इन्वॉल्व हैं किसमें, एसेसरी मसल फॉर वेंटिलेशन या एसेसरी मसल ऑफ वेंटिलेशन। ये हमारे वो मसल्स हैं जो हाई डिमांड होता है जब वेंटिलेशन का, तब वहां इन्वॉल्व होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेंटिलेटरी मसल्स, जो हमारे स्केलेटन और मस्कुलर चेस्ट वॉल्स जो है, हमारा स्केलेटल और मस्कुलर चेस्ट वॉल, उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनका रोल होता है ब्रीदिंग के दौरान। अब इनका कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन कैसे होता है, ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है और मेजर करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो इन्वेस्टिगेटर्स क्या करते हैं, ईएमजी टेक्निक यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड टेक्निक यूज करते हैं, या फिर कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन जिसको कि सीटी स्कैन भी बोलते हैं। ये सारी चीजें, कंप्यूटराइज्ड मोशन एनालिसिस टेक्निक, ये सारी चीजें यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, ताकि वो एनालाइज कर सके या फिर डिस्क्राइब कर सके चेस्ट वॉल के मोशन को विथ मस्कुलर एक्शन, मसल के एक्शन के साथ, कि इनका कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है। अब इस स्टडी ने हमें बताया कि हमारा जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे बहुत कैसे होती है, बहुत सारे मसल्स ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें। इवन इन क्विक ब्रीदिंग जिसमें कि प्राइमरी वेंटिलेटरी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे भी एक ग्रुप ऑफ मसल्स होता है। कौन कौन सा मसल होता है हमारा, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल और सैलिंग मसल। तो ये मसल हमारे क्वाइट ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब और यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनका कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन तो होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इतने सारे टेक्निक्स यूज किए जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो रिक्रूटमेंट है वेंटिलेटरी मसल्स का, जैसे हमने पहले पढ़ा, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये उस पर डिपेंड करता है जो काम, वो जो टास्क वो परफॉर्म कर रहा हो पर्सन, जैसे कि वो स्पोर्ट्स वर्क कर रहा है या हाउस होल्ड वर्क कर रहा है या जॉब एक्टिविटीज कर रहा है, पोस्चर मेंटेन करने के लिए, लोकोमोशन के लिए, बोलने के लिए, डेफिकेशन के लिए, ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। इनके अकॉर्डिंग वेंटिलेटरी मसल्स का रिक्रूटमेंट होता है। अब यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन होता है। क्यों जरूरी होता है ये, ताकि हमारे जो प्राइमरी और एसेसरी मसल है ये कंट्रीब्यूट कर सके हमारे एडिशनल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। कब, जब ये परफॉर्म कर रहे हो कुछ नेसेसरी फंक्शन, हम एक साथ कई सारे काम करते हैं, तो इसमें हमारे जो वेंटिलेटरी मसल्स हैं इनका कोऑर्डिनेशन जरूरी है, इसका इंटीग्रेशन जरूरी है, ताकि हम जो अपने फंक्शंस हैं उसको अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो ये वेंटिलेटरी सीक्वेंस का कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन होता कैसे है। सबसे पहले क्या होता है, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है सेंट्रल टेंडन पे, और जो सेंट्रल टेंडन जो है वो कॉर्डली मूव करता है। उसके बाद क्या होता है, जो पैरा एक्सटर्नल मसल होता है और स्क्लीन मसल होता है वो स्टेबलाइज करता है हमारे एंटीरियर अपर चेस्ट वॉल को। क्यों स्टेबलाइज करता है, ताकि पैराडॉक्सिकल इनवर्ड मूवमेंट जो है, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर के डिक्रीज होने पे कॉज हो सकता है, उसको प्रिवेंट करे, उसको रोके। उसके बाद क्या होता है, एक इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, और जो एब्डोमिनल कंटेंट होता है वो इस तरह डिस्प्लेस होता है कि जो हमारा एंटीरियर एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल वॉल है वो वेंट्रली पुश होता है। उसके बाद हमारे एब्डोमिनल वॉल का आउटवर्ड मोशन होता है। आउटवर्ड मोशन होता है किसकी वजह से, हमारे एब्डोमिनल मस्कुलेचर की वजह से, जो कि अलाउ करता है हमारे सेंट्रल टेंडन को स्टेबलाइज करने के लिए एब्डोमिनल विसरा पे। उसके बाद क्या होता है, कंटिन्यू होता है, शॉर्टनिंग होता है। शॉर्टनिंग किसका होता है, एपोजिशनल यानी कि कोस्टल फाइबर्स का, डायफ्राम के कोस्टल फाइबर का शॉर्टनिंग होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो लोअर रिब्स है वो लेटरली पुल्ड होता है, लेटरली वो खिंचाता है। उसके बाद क्या होता है, जो मूवमेंट होता है हमारा बकेट हैंडल का मूवमेंट,
वही होता है। बकेट हैंडल मूवमेंट में क्या हो रहा है, हमारा जो मूवमेंट हो रहा है वो लेटरली मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद लेटरली मूवमेंट हो किसका रहा है, लोअर रिब्स का हो रहा है। अब इंस्पिरेशन जब कंटिन्यू होता है तब क्या होता है, जो पारा एक्सटर्नल स्क्लीन और लिवेटर मसल, लिवेटर कॉस्टर्म मसल है, वो एक्टिवली रोटेट करता है किसको, हमारे अपर रिब्स को, और इलिवेट करता है मैनोब्रियो स्टर्नम को। अब ये इलिवेशन जो होता है मैनोब्रियो स्टर्नम का, वो क्या रिजल्ट करता है, हमारे एंटीरियर मोशन ऑफ द अपर रिब्स एंड स्टर्नम। स्टर्नम का एंटीरियर मोशन जो कि पंप हैंडल में हमने देखा था, एंटीरियरली और सुपेरियरली मोशन होता है। ये लैटरल मोशन जो है हमारे लोअर रिब्स का, और ये एंटीरियर मोशन जो है हमारे अपर रिब्स का, ये सिमल्टेनियसली होता है। उसके बाद जो एक्सपिरेशन होता है क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान, वो तो पैसिव होता है। इसमें क्या होता है, हम लोगों का जो लंग्स का रिकॉइलिंग इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, कंपोनेंट होता है, हमारे लंग्स का जो इलास्टिक रिकॉइलिंग कंपोनेंट होता है उसका यूज होता है, वो इन्वॉल्व होते हैं। हमारे चेस्ट का जो इलास्टिक कंपोनेंट होता है वो इन्वॉल्व होते हैं कब, एक्सपिरेशन के दौरान, क्योंकि किसमें, क्वाइट ब्रीदिंग के एक्सपिरेशन में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें क्या क्या हम देखते हैं, ये पैथोलॉजिकल ऑनसाइट से रिलेटेड है। इसमें हम चेंजेस देखते हैं, रिब केज या थोरेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस देखते हैं। इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे पैथोलॉजिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कुछ स्ट्रक्चर में चेंज होता है, फंक्शन में चेंज होता है। स्कोलियोसिस होता है एक डिजीज, जिसमें हम क्या देखते हैं, एक चेंज होता है हमारे मसल्स और स्केलेटन के स्ट्रक्चर में, और ये मस्कुलो स्केलेटन स्ट्रक्चर में जब चेंज होता है तो हमारे वेंटिलेशन में भी, वेंटिलेशन के प्रोसेस में भी चेंज होता है। वेंटिलेशन को हम नॉर्मली ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं। तो स्कोलियोसिस अगर होता है तो क्या अफेक्ट होता है, हमारा मस्कुलो स्केलेटन स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है, और उसकी वजह से हमारे ब्रीदिंग में चेंजेस आते हैं। हमारा पल्मोनरी सिस्टम में चेंज आ सकता है, और वो हमारे थोरैक्स के बायोमैकेनिक्स को अफेक्ट करता है। उसके बाद दूसरा डिजीज होता है सीओपीडी, जिसका फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक मतलब होता है सीवियर, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन लगना, और ये पल्मोनरी डिजीज होता है। अब सीओपीडी में होता क्या है, ये क्या करता है, इसमें डैमेज हो जाता है हमारा एयरवे, और हमारे अल्वियोलर वाल्व्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वहां पे भी कई सारी क्षति पहुंचती है। फिर क्या होता है, जो टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है इस डिजीज के साथ, तो हमारे जो लंग्स की जो इलास्टिक रिकॉइलिंग प्रॉपर्टी है वो भी अफेक्ट होती है, वो भी बिगड़ती है। अब क्या होगी, यहाँ पे जो हमारे लंग्स की इलास्टिक रिकॉइलिंग प्रॉपर्टी जो होगी वो डिमिनाइज होगी, यानी कि कम होने लगेगी। तो हमारा जो क्वाइट ब्रीदिंग में जो हम एक्सपिरेशन पढ़ रहे थे कि वहां पे किसका रोल होता है, इलास्टिक रिकॉइल प्रॉपर्टी ऑफ लंग्स इन्वॉल्व होते हैं और चेस्ट वॉल के कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें भी असर पड़ेगा, अफेक्ट होगा। अब सीओपीडी में क्या होता है, इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस होता है, ये किस तरह का इम्बैलेंस होता है सीओपीडी, इसमें क्या होता है, दो अपोजिंग फोर्स होते हैं जो एक दूसरे को अल्टर करते हैं, लंग्स वॉल्यूम को और वेंटिलेटरी कैपेसिटी को। दो ऐसे अपोजिंग फोर्स जो अल्टर कर रहे हैं किसको, हमारे लंग्स के वॉल्यूम को और हमारी वेंटिलेटरी कैपेसिटी को। यही इम्बैलेंस जब होता है तो हमारा सीओपीडी का केस बनता है। अब यहाँ पे जो फिगर 5.24 है, इसमें दिखा रहा है लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ अ हेल्दी पर्सन एंड ऑफ अ पेशेंट विद सीओपीडी। तो हमारा जो आईआरवी है वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ईआरवी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीवी टाइडल वॉल्यूम, आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम, ये सारी हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो हेल्दी पर्सन है उसका आईआरवी मैक्सिमम होता है कंपेयर टू आरवी रिजर्व वॉल्यूम, लेकिन जो सीओपीडी का केस होता है हमारा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो होता है, उसमें क्या होता है, हमारा जो रिजर्व वॉल्यूम है उसकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाती है कंपेयर टू इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से। तो ये कुछ हमारे साइन एंड सिम्टम्स हैं सीओपीडी के। यहाँ पे एजिंग के साथ साथ रिब केज में क्या चेंजेस आते हैं ये बताया जा रहा है। कई बार हम देखते हैं
कि जो कॉम्प्लियंस होता है हमारे रिब केज का वो डिक्रीज होने लगता है जैसे जैसे हम बूढ़े होने लगते हैं, और लंग्स का जो कॉम्प्लियंस है लंग्स टिश्यू का वो बढ़ने लगता है। बोनी रिब केज का कॉम्प्लियंस घटता है और लंग्स टिश्यू का कॉम्प्लियंस बढ़ने लगता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉम्प्लियंस घटने लगता है और हमारा एजिंग शो होता है। एजिंग किसका शो होता है? उस हमारे रिब केज का एजिंग, क्या चेंजेस आते हैं? वेंटिलेटरी मसल का जो इफेक्टिवनेस है वो घट जाता है। वेंटिलेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होने लगता है उम्र के साथ साथ। जैसे होता है ना, हर बुजुर्ग लोग को हम लोग अक्सर देखते हैं खांसते हुए, क्यों होता है? एनर्जी बहुत ज्यादा लगता है ब्रीदिंग के दौरान। जो वेंटिलेशन प्रोसेस होता है उसके समय एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाता है। और क्या क्या होता है, हमारे जो एक्टिविटीज वेंटिलेटरी नीड बढ़ते हैं तो इसकी वजह से इलनेस भी बढ़ जाता है। तो ये हमारा रिब केज में चेंजेस होता है ड्यूरिंग द एजिंग। ये चैप्टर हो गया खत्म। अब उसके बाद हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, और फिर बायोमैकेनिक्स खत्म। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में हमें स्ट्रक्चर, फीचर, फंक्शन, यही सारी चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता क्या है। लगातार बोलते बोलते मेरी सांस फूल जाएगी। इसमें ज्यादा टॉपिक्स नहीं है क्योंकि एग्जाम को फोकस में रखते हुए हम ओवरऑल इसका रिव्यू लेंगे ताकि हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सके। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता क्या है? ये काफी यूनिक जॉइंट है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन की बात करें तो। जो हमारा मैंडिबल है वो हॉर्स शू शेप्ड का होता है। हॉर्स शू शेप्ड हमने देखा है, घोड़े की नाल, नहीं तो हम यहां देखेंगे। कुछ इस तरह से हमारे मैंडिबल का स्ट्रक्चर होता है। ये मैंडिबुलर नॉच होता है। इस प्रोसेस को कोरोनॉइड प्रोसेस कहते हैं। ये मैंडिबुलर कॉन्डाइल होता है। इस हिस्से को रैमस बोलते हैं। अगर हम अपने ही मैंडिबल को इमेजिन करें तो ये स्ट्रक्चर याद करने में, रिमेम्बर करने में ज्यादा आसान होगा। फिर होता है हमारा बॉडी, जहां से रैमस खत्म होता है और बॉडी हमारा शुरू होता है, वहां एक एंगल बनता है जिसको हम एंगल बोलते हैं। फिर होता है ये हमारा जो बॉडी के पास जो फ्रंट हिस्सा होता है मैंडिबल का, उसको बोलते हैं बेस ऑफ द मैंडिबल। तो ये हमारा मैंडिबल का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब यही बता रहा है कि हमारा जो मैंडिबल है वो हॉर्सशू शेप्ड का होता है। हॉर्सशू शेप्ड बोन होता है। ये आर्टिकुलर करता है हमारे टेम्पोरल बोन से। कहाँ आर्टिकुलेट करता है? पोस्टेरियर सुपेरियर एंड पे। पोस्टेरियर, आप अपने फिंगर से अपने मैंडिबल को टच करिए, और सुपेरियर एंड, वहां हमारा जहां टेम्पोरल बोन होता है वहां पे मैंडिबल का आर्टिकुलेशन होता है। ये दो इंटरडिपेंडेंट आर्टिकुलेशन वहां पे प्रोड्यूस करता है। इंटरडिपेंडेंट यानी कि एक दूसरे पर निर्भर करता हुआ। हमारा जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है उसमें एक डिस्क होता है। वही डिस्क हमारे जॉइंट को सेपरेट करता है। किसमें किसमें? हमारे अपर और लोअर आर्टिकुलेशन में सेपरेट करता है। कौन सेपरेट करता है? ये डिस्क। किसको सेपरेट करता है? हमारे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को। अब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है हमारा वो काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन ये हमारे हर प्लेन में मूव करता है। जो हमने 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो हमने उसमें प्लेन और एक्सिस देखा था। तो उन सब प्लेन्स में इसका मोशन हमारे मैंडिबल का, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का होता है। क्यों होता है? ताकि ये नॉर्मली फंक्शन कर सके। स्पीकिंग और च्यूइंग, मैस्टिकेशन, ये सारी फंक्शंस नॉर्मली ये परफॉर्म कर सके। अब टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर के बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे ओरोफेशियल पेन डिसऑर्डर होते हैं जो कि टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। तो हम यही कुछ प्रॉब्लम्स, इसके नॉर्मल स्ट्रक्चर्स, इनमें क्या नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या डेविएशन आते हैं, वही सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जाएंगे हम, हमारे टेम्पोरोमैंडिबुलर के जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। तो किन किन स्ट्रक्चर के आर्टिकुलेशन से हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनता है। जिस टेम्पोरल बोन की मैं डिस्कस कर रही थी वो ये रहा। इसी टेम्पोरल बोन से हमारा मैंडिबुलर जॉइंट होता है, मैंडिबुलर फोसा से,
जिसको कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट नाम हमारा दिया गया। इसमें और भी क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आर्टिकुलेट करते हैं, बहुत सारे बोन्स मिलकर के इस स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन देते हैं ताकि ये फंक्शन कर सके। कौन? टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अब इसमें कौन कौन से बोन इंक्लूड होते हैं? हमारा मैंडिबल बोन, ये रहा हमारा मैंडिबल बोन। उसके बाद कौन सा है? मैक्सिला, ये है हमारा मैक्सिला बोन। उसके बाद टेम्पोरल बोन, जाइगोमेटिक बोन, ये हिस्सा, स्फिनॉइड बोन, ये हिस्सा, और हाइड बोन, जिसको कि ये बोलते हैं। ये मिल करके हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट ओवरऑल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। अब और क्या कह रहा है कि हमारा जो मैंडिबल का कॉन्डाइल होता है वो जाकर के बैठता है किसमें? मैंडिबल फोसा में। किसके मैंडिबल फोसा में? टेम्पोरल बोन के। अब हम यहाँ देखेंगे हमारा टेम्पोरल बोन का मैंडिबल फोसा कहाँ है? मैंडिबल फोसा हमारा यहाँ है। तो इस मैंडिबल फोसा के अंदर जो जा करके अटैच हो रहा है वो कौन है? हमारा कॉन्डाइल ऑफ द मैंडिबल। इसको हम क्या बोलते हैं? मैंडिबल का कॉन्डाइल। उसके बाद क्या कह रहा है? द मैंडिबुलर फोसा इज लोकेटेड बिटवीन द पोस्ट ग्लेनोइड ट्यूबरकल एंड द आर्टिकुलर एमिनेंस ऑफ द टेम्पोरल बोन। यानी कि जो हमारा मैंडिबुलर फोसा है वो कहाँ लोकेटेड होता है? पोस्ट ग्लेनोइड ट्यूबरकल और आर्टिकुलर एमिनेंस के बीच में। हमारा आर्टिकुलर एमिनेंस और पोस्ट ग्लेनोइड ट्यूबरकल किसका? मैंडिबुलर फोसा का। उसके बीच में कौन जाकर के होता है? मैंडिबुलर फोसा। किनके बीच में? आर्टिकुलर एमिनेंस और टेम्पोरल बोन। ये बार बार रिपीट करने का मतलब इसलिए है क्योंकि हम बार बार रिपीट करेंगे तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद और इसमें कह रहा है कि हमारा जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है ये क्लोज चेन है, ये भी क्लोज चेन है। हमने वो ओपन काइनेमेटिक और क्लोज काइनेमेटिक पढ़ा ही इसलिए क्योंकि हम इसको अपने हर जॉइंट स्ट्रक्चर पे अप्लाई करके ये चेक करें कि वो क्लोज काइनेमेटिक है या फिर ओपन काइनेमेटिक है। तो ये क्लोज चेन है क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे जॉइंट्स जो हैं वो मिल करके टुगेदर परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये जितने भी जॉइंट्स इसमें मिल रहे हैं वो एनाटॉमिकली इंडिपेंडेंट जॉइंट है। हम हाइड बोन को ही देख लें, ये भी एनाटॉमिकली इंडिपेंडेंट जॉइंट है। उसके बाद एक पॉइंट और है, टीएम जॉइंट आर सब्जेक्टेड टू द रिपीटेटिव स्ट्रेस ऑफ जॉ मोशन। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का रोल क्या होता है? ये क्या होता है? रिपीटेटिव स्ट्रेस के लिए बना होता है। जैसे हम मैस्टिकेशन करते हैं या फिर हम बाइट करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं तो उस रिपीटेटिव स्ट्रेस के लिए ये जॉइंट डिजाइन किया गया है। अब ये पाया गया है कि जब मेजरमेंट किया गया उस बाइट फोर्स का तो वुमेन के लिए 597 न्यूटन आया, जबकि मेन का जो बाइट फोर्स रहता है वो 847 न्यूटन रहता है। तब तो बच्चों में लड़कों से बच के रहना होगा, दांत काटेंगे तो भयंकर हो जाएगा प्रॉब्लम कंपेयर टू गर्ल्स। तो ये बाइट फोर्सेस थे हमारे, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसको याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं कि जो वुमेन का है वो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर एग्जैक्ट हमें यूनिट नहीं याद हो रहा है 597 एंड 847 तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाइट फोर्स जो है वो इन कंपैरिजन टू मेन वुमेन का लोअर होता है या लेस होता है। अब जो है हमारा मैंडिबल और मैक्सिला जो है उनमें इंटरेक्शन कैसे होता है? हमारे जो दांत है ना, इन दांत की वजह से हमारा मैंडिबल और मैक्सिला के बीच में जो इंटरेक्शन होता है च्यूइंग के समय, मैस्टिकेशन के समय, स्पीकिंग के समय, सिंगिंग के समय, मतलब जो भी हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट से फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इन दोनों का इंटरेक्शन बाय वे ऑफ टीथ हमारी दांतों की वजह से होता है। जब हम टीएमजे के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़े तो हमारा स्ट्रक्चर क्या क्या था? हाइड बोन था, मैंडिबल था, मैक्सिला था, टेम्पोरल बोन था, और क्या था? हमारा मैंडिबुलर फोसा था, स्फेनॉइड बोन था, जाइगोमेटिक बोन था। ये सारे स्ट्रक्चर्स थे। आर्टिकुलर एमिनेंस था। अब इसके साथ साथ एक आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर्स, एसेसरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, एसेसरी या फिर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। तो वो क्या क्या होते हैं? एक डिस्क होता है जो कि
हर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में सेपरेटली लोकेटेड होता है। ये क्यों होता है? ये हमारे सुपेरियर और इंफीरियर जॉइंट के फंक्शंस को स्लाइटली डिफरेंशिएट करता है। यानी कि हमारे टीएमजे में जो डिस्क होता है वो इसलिए होता है ताकि वो जॉइंट को सुपेरियर और इंफीरियर में सेपरेट कर सके। उसके साथ साथ उसके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। जो हमारा इंफीरियर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है, ये हमारा मैंडिबुलर कॉन्डाइल और हमारे इंफीरियर सरफेस ऑफ द डिस्क से बनता है। इसका फंक्शन कैसा है? हिंजे जॉइंट की तरह। हिंजे जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक हाथ से मुट्ठी बना लिए, एक हाथ का सरफेस खुला है और जो हम जॉइंट अपने हाथों पे ऐसे स्लाइडिंग मोशन और ये सब करते हैं, वही हमारे हिंजे जॉइंट का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जो हमारा मैंडिबुलर कॉन्डाइल से जो इंफीरियर टीएमजे बनता है वो क्या शो करता है? हमारा हिंजे जॉइंट की तरह फंक्शन शो करता है। उसके बाद होता है सुपेरियर टीएमजे, वो हमारे इंफीरियर टीएमजे से थोड़ा बड़ा होता है। ये हमारे किससे बना होता है? हमारे टेम्पोरल बोन से और आर्टिकुलर इमिनेंस से बना होता है। उसके साथ साथ इसमें क्या होता है? हमारा डिस्क का सुपेरियर सरफेस होता है और ये हमारे ग्लाइडिंग फंक्शन को शो करता है। यानी कि हमारे जॉइंट का जब ग्लाइडिंग होता है तो उस फंक्शन को कौन परफॉर्म करता है? हमारा सुपेरियर टीएमजे, और इंफीरियर टीएमजे हिंजे जॉइंट के फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब वो तो सारी बातें हो गई उसके स्ट्रक्चर की बात की। स्ट्रक्चर में कौन कौन सा है? एसेसरी स्ट्रक्चर में कौन कौन सा है? तो स्ट्रक्चर में हमारे मेनली हो गए स्फेनॉइड बोन, जाइगोमेटिक, टेम्पोरल बोन, हायोइड बोन, मैंडिबल बोन, मैक्सिला बोन। एसेसरी में हमारे डिस्क हो गए, आर्टिकुलर इमिनेंस हो गया, इंफीरियर टीएमजे हो गया, सुपेरियर टीएमजे हो गया। दोनों का फंक्शन हो गया, सुपेरियर का कैसा है, इंफीरियर का कैसा है। कोई एक हिंजे जॉइंट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दूसरा ग्लाइडिंग जॉइंट परफॉर्म कर रहा है। जो इंफीरियर है वो हिंजे परफॉर्म कर रहा है, सुपेरियर है वो स्लाइटली थोड़ा बड़ा है और वो ग्लाइडिंग जॉइंट फंक्शन शो कर रहा है। अब ये तो सारे स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब हम देखेंगे जॉइंट का फंक्शन, यानी हमारा जो टीएमजे है उसका फंक्शन क्या है। तो ये टीएम जॉइंट जो है वो मोबाइल जॉइंट में आता है। हमारे बॉडी में जितने भी मोबाइल जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है, उस तरह में आता है। ये किस किस काम में इन्वॉल्व होता है? स्वेलोइंग में, स्पीकिंग में, मैस्टिकेशन में, इन सब के दौरान हमारे टीएमजे का फंक्शन होता है। कैसे होता है? कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ बताए गए हैं। जो हमारा आर्टिकुलर सरफेस है टीएमजे का, वो सूडो फिब्रोकार्टिलेज से कवर होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूडो फिब्रोकार्टिलेज में एबिलिटी होता है ताकि वो रीमॉडल कर सके या रिपेयर कर सके उन चीजों को जो रिपीटेटेड या हाई लेवल स्ट्रेस पड़ने पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हमारे टीएमजे में अगर किसी तरह का रिपीटेटेड स्ट्रेस हो रहा है या हाई लेवल स्ट्रेस पड़ रहा है तो उससे होने वाले जो प्रॉब्लम्स है उसको रिमॉडल कर सके या रिपेयर कर सके, इसके लिए वहां पे सूडो फिब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो कि हमारे आर्टिकुलर सरफेस को कवर किए हुए होता है। तो मैस्टिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत अधिक पावर लगता है इन कंपेयर टू जब हम बोलने के लिए जो टीएमजे का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है? फाइन मोटर कंट्रोल का रिक्वायरमेंट होता है। अब इसके बाद एक पॉइंट है कि हमारा जो ऑस्टियोकाइनेमेटिक और ऑर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट है वो हमारे टीएमजे के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरत है। ऑस्टियोकाइनेमेटिक बोले तो बोन का मूवमेंट और ऑर्थोकाइनेमेटिक बोले तो जॉइंट का मूवमेंट। काइनेमेटिक्स हम इसको साथ साथ रिवीजन में करते जाएंगे। चैप्टर 1 में पढ़ा था काइनेटिक किससे डील करता है, हमारा जो फोर्स, जो कारण जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है वो। और काइनेमेटिक्स किससे डील करता है, हमारा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सारी चीजों से। रेट ऑफ एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन, इन सारी चीजों से। उसके बाद यहाँ पे जब हम वापस आते हैं तो ऑर्थोकाइनेमेटिक्स, ऑस्टियोकाइनेमेटिक दोनों इन्वॉल्व होता है टीएमजे के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। ऑस्टियोकाइनेमेटिक जो मोशन है वो उसमें क्या क्या होता है, हमारा मैंडिबुलर डिप्रेशन। अब मैंडिबुलर डिप्रेशन क्या है, एक एक करके हम फिगर से भी समझते जाएंगे, आगे दिया हुआ है। एलिवेशन, डिप्रेशन होता है मैंडिबल का डिप्रेशन,
जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मैंडिबल जो है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, नीचे की हो जाता है। एलिवेशन, जब हम बोलते हैं तो हमारे मैंडिबल का एलिवेशन होता है, डिप्रेशन होता है, तो वही यहाँ पे इमेज में भी दिखाया गया। प्रोट्रूजन और रिट्रूजन भी होता है, लेफ्ट एंड राइट एक्सक्लूजन भी होता है, लैटरल एक्सक्लूजन जिसको बोलते हैं। तो ये ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स डील करता है। उसके बाद ऑर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट में होता है रोलिंग होता है, ग्लाइडिंग होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। अब ये सब कैसे होता है एक एक करके समझेंगे। नॉर्मल मैंडिबुलर डिप्रेशन जो है वो 40 से 50 mm होता है। कब? जब उसको इंसिजल एज से अपर और लोअर फ्रंट टीथ के बीच से मेजर किया जाए। मैस्टिकेशन लगभग 18 mm का मैंडिबुलर डिप्रेशन रिक्वायर करता है, यानी कि जब हम फूड को च्यू करते हैं, मैस्टिकेशन करते हैं, तो 18 mm तक हमारा मैंडिबुलर डिप्रेस्ड होता है। फिर आता है मैंडिबुलर प्रोट्रूजन और रिट्रूजन। तो प्रोट्रूजन रिट्रूजन होता क्या है? टीएमजे में होता है। रोटेशन हमारे प्रोट्रूजन और रिट्रूजन के दौरान नहीं होता है। कैसे? हम इसको करके भी देख सकते हैं। ये फिगर 6.15 जो है, इसमें क्या है? मैक्सिमम मैंडिबुलर प्रोट्रूजन है। लोअर टीथ शुड बी इन फ्रंट ऑफ द अपर टीथ। प्रोट्रूजन के लिए जो हमारा लोअर टीथ है वो अपर टीथ के फ्रंट में जाएगा और इसमें रोटेशन नहीं होता है। उसके बाद हम प्रोट्रूजन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नेसेसरी फॉर मैक्सिमम मैंडिबुलर डिप्रेशन। जब तक हमारा मैंडिबुलर डिप्रेस नहीं होगा, प्रोट्रूजन नहीं होगा। या फिर ये कहें कि जब तक प्रोट्रूजन नहीं होगा, मैंडिबल का मैक्सिमम डिप्रेशन नहीं होगा। उसके बाद रिट्रूजन जो है वो मैंडिबुलर एलिवेशन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, यानी कि जब तक रिट्रूजन नहीं होगा तब तक हमारा मैंडिबुलर एलिवेट नहीं करेगा, मैंडिबल एलिवेट नहीं करेगा। किससे? जब हम मैक्सिमली डिप्रेस्ड किए हैं किसको? अपने मैंडिबल को। यानी कि हमारा जो नॉर्मली हम जब करके देखेंगे तो मैंडिबल डिप्रेस्ड है, मैक्सिमम डिप्रेशन में है। और जब हम इसको एलिवेट करते हैं तो क्या होता है? रिट्रूजन भी होता है। रिट्रूजन के साथ साथ एलिवेशन होता है। और जब हम डिप्रेस्ड करते हैं तो डिप्रेशन के साथ साथ प्रोट्रूजन होता है। उसके बाद एक टर्म आता है लैटरल डेविएशन। तो लैटरल डेविएशन या लैटरल एक्सक्लूजन ये होता क्या है? इसमें मैंडिबल लेफ्ट टू राइट मूव करता है। अब डिग्री ऑफ लैटरल एक्सक्लूजन कंसीडर्ड नॉर्मल फॉर एन एडल्ट टू 8 से 11 mm। अगर किसी का भी एक्सट्रूजन कैलकुलेट किया जाए, मेजर किया जाए तो वो 8 से 11 mm आएगा जब वो नॉर्मल होगा तो। और एक्सट्रूजन करते कैसे है? यहाँ लैटरली मूवमेंट होता है, लैटरल डेविएशन होता है, इधर की ओर डेविएट हुआ या फिर इस साइड लैटरली डेविएट हुआ, तो ये हमारा मैंडिबुलर एक्सट्रूजन कहलाता है, जिसको लैटरल एक्सट्रूजन भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो टीएमजे में मसल इन्वॉल्व होता है, उसमें भी दो तरह के मसल होते हैं, प्राइमरी मसल एंड सेकेंडरी मसल्स। ये दो तरह के मसल इन्वॉल्व होते हैं। अब प्राइमरी मसल में होता कौन कौन है? टेम्पोरलिस मसल, मेसेटर मसल, लैटरल टेरिगॉइड मसल और मेडियल टेरिगॉइड मसल। उसके बाद आता है सेकेंडरी मसल। सेकेंडरी मसल जितने भी हैं वो प्राइमरी मसल से छोटे होते हैं। इसमें होता है सुप्राहायड, इंफ्राहायड ग्रुप, डाइगैस्ट्रिक, जीनियोहायड ग्रुप, माइलोहायड ग्रुप, स्टाइलोहायड और सुप्राहायड ग्रुप। इसके साथ साथ इंफ्राहायड ग्रुप और ओम्होहायड, स्टर्नोहायड, स्टर्नोथायराइड एंड थायरोहायड मसल्स, ये सारे सेकेंडरी मसल्स और प्राइमरी मसल्स हमारे टीएमजे में इन्वॉल्व होते हैं। इसका एक पॉइंट क्या है कि सेकेंडरी मसल जो है वो प्राइमरी मसल से छोटे होते हैं। इन सारे मसल्स का मैस्टिकेशन, स्पीकिंग और च्यूइंग, एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रूजन, रिट्रूजन, लैटरल एक्सक्लूजन, इन सब में रोल होता है। उसके बाद हम टीएमजे के कुछ डिसफंक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी कि हमारे जो कॉमन इम्पेयरमेंट होते हैं और क्या डिजीजेस होती हैं
जो टीएमजे में हो सकती है। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है वो मैस्टिकेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो सकता है हमारे टीएमजे के। क्यों होता है? मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से, रिपीटेटिव स्ट्रेस पड़ता है, तो इस वजह से वहां कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पे बताया गया है कि डी पाइवा बेर्टोली एंड कलीग्स, उनके कलीग्स ने आइडेंटिफाई किया क्या मोस्ट कॉमन साइन ऑफ टीएम डिसफंक्शन। जो सबसे कॉमन साइन था कि टीएम कब डिसफंक्शन हो जाता है, कब वो एबनॉर्मल होता है, पैथोलॉजिकल होता है, कब होता है? बच्चों में ये कब होता है? जब उन्हें दर्द हो, सर दर्द हो, बहुत ज्यादातर हो, उसके बाद उनके जॉइंट्स में पेन हो, मसल्स में पेन हो, और किसी तरह का मैंडिबल में डेविएशन देखने को मिले। अब हम अगर इसके पैथोमैकेनिक्स को देखें, यानी कि हमारे टीएमजे के बायोमैकेनिक्स, टीएमजे डिजीज के इम्पेयरमेंट के या डिसफंक्शन के बायोमैकेनिक्स को देखें, तो ये डिजीज होते कैसे हैं? ये डिजीज फॉल्ट पोस्चर्स की वजह से हो सकते हैं। पोस्चर में फॉल्ट हो, या फिर किसी तरह की घटना हुई हो, कोई गिर गया हो, या सर्वाइकल विप्लस इंजरी हो, या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो हमारे टीएम जॉइंट में। तो ये सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पैथोलॉजीज को दिखाती हैं, किसके? टीएमजे के पैथोलॉजीज को। अब जब आते हैं टीएमजे से रिलेटेड ट्रीटमेंट जो होता है, जितने भी पैथोलॉजीज हो गए, जितने भी इम्पेयरमेंट हो गए, डिसफंक्शन हो गए, उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है? उनका ट्रीटमेंट कई दफा कुछ लोगों के कोलैबोरेशन से होता है। कुछ मेडिकल केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे डेंटिस्ट हो गया, फिजिकल थेरेपिस्ट हो गया, और काउंसलर हो गया। ये तीनों लोग मिल करके कोलैबोरेट करते हैं और उस डिसफंक्शन को ट्रीट करते हैं, तब जाकर के एक फंक्शनल आउटकम मिलता है। एक कंडीशन आता है इंटरनल रीअरेंजमेंट। ये क्या होता है? हमारे जो डिस्क है या फिर हमारे जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, उनका पोजीशन जो है या उनका फंक्शन जो है, अगर वो एबनॉर्मल हो तो हमारा इंटरनल रीअरेंजमेंट कहलाता है। फिर आते हैं कुछ डिसफंक्शन के अंदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। अब टीएमजे का जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होता है, उसमें क्या क्या होता है? उसमें कैप्सुलाइटिस हो सकता है, साइनोवाइटिस हो सकता है। कैप्सुलाइटिस क्या होता है? कैप्सुलाइटिस में इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट कैप्सूल में, और साइनोवाइटिस में जो होता है उसमें क्या होता है? इडेमा का फॉर्मेशन होता है, फ्लक्चुएटिंग इडेमा होता है। किसकी वजह से होता है? इफ्यूजन हो जाता है। हमारा जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है ना टीएमजे का, उसके अंदर इफ्यूजन होता है, तो फ्लक्चुएटिंग इडेमा होता है, और उसकी वजह से हमें साइनोवाइटिस होता है। और भी कई सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि रोमेटाइड अर्थराइटिस। ये मोस्ट कॉमन हमारा कॉज है साइनोवियल मेम्ब्रेन के इन्फ्लेमेशन का। बट गाउट, सोरियाटिक अर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सिस्टमेटिक ल्यूपस, इरिथ्रोमाटोसिस, जुवेनाइल क्रोनिक अर्थराइटिस, एंड कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिहाइड्रेट डिपोजिशन में ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोविया। यानी कि हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन के इन्फ्लेमेशन के लिए इतनी चीजें जिम्मेवार है, इतने कंडीशंस जिम्मेवार है, जिसकी वजह से हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है, और वो कारण बनता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। अब इन इन्फ्लेमेशन को अगर ठीक नहीं किया जाए समय से, तो ये क्या करेगा? हमारे डिस्क के और हमारे टीएमजे के फंक्शंस को, हमारे डिस्क के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेगा और टीएमजे के फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करेगा। जो हमारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस का हम डिस्कशन किए, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन जो मेन कॉज होता है, उसके प्राइमरी सिम्टम्स क्या क्या है? इसमें दर्द होता है, स्टिफनेस होता है, इडेमा होता है, और गर्माहट महसूस होती है। इसमें क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो खुद ही को किसी न किसी तरीके से हानि पहुंचाने लगती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है किसमें? ये किसको टारगेट करता है? हमारे जॉइंट कैप्सूल्स को, लिगामेंटस स्ट्रक्चर जो है हमारा जो साइनोवियल लाइनिंग है, उन सबको टारगेट करता है, और वहां पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से पेन, स्टिफनेस, एडिमा, वार्म, ये सारे सिम्टम्स हमें दिखते हैं, जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स है। इसमें और भी जॉइंट इनस्टेबिलिटी होता है, जॉइंट का डिफॉर्मिटी होने लगता है, एंकाइलोसिस होने लगता है,
अब एंकाइलोसिस होता क्या है? एंकाइल का मतलब होता है बेंट या फिर क्रूड, और ओसिस का मतलब होता है डिजीज और एबनॉर्मलिटी। तो ये एंकाइलोसिस भी हमारे प्राइमरी सिम्टम्स हैं किसके? रूमेटाइड अर्थराइटिस के। उसके बाद एक और कंडीशन है कैप्सुलर फिब्रोसिस। ये क्या होता है? जो भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है टीएमजे के कैप्सूल का, जो जॉइंट कैप्सूल होता है टीएमजे का, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो और वो इन्फ्लेमेशन क्रोनिक हो जाए या फिर उसको हम अनरिजॉल्व, उसको ठीक ही नहीं कराए और वैसा ही छोड़ दें, तो क्या होगा? फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का वहां पे ओवर प्रोडक्शन होगा और फिर वहीं पे कैप्सुलर फिब्रोसिस होने लगेगा। कैप्सूल में फिब्रस का ओवर प्रोडक्शन होगा जिसको कि कैप्सुलर फिब्रोसिस ऑफ द टीएमजे बोलते हैं। उसके बाद आता है ओसियस मोबिलिटी कंडीशन। ये क्या होता है? ओसियस मोबिलिटी डिसऑर्डर जो है हमारे टीएमजे का, इसमें क्या होता है? जॉइंट या तो हाइपर मोबाइल हो जाएगा या डिसलोकेट होने लगेगा। हाइपर मोबिलिटी जिसमें कि एक्सेसिव मोशन होगा टीएमजे का एक। अब ये जो है, ये जो फेनोमेना है टीएमजे का, ये हमारे पॉपुलेशन में दो कंडीशंस में दिख सकता है। सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, नॉन सिम्टोमेटिक भी हो सकता है। हाइपर मोबिलिटी क्या होता है? उसमें क्या होता है? जॉ जो हमारा होता है वो हम अपने जो नॉर्मल पोजीशन पे होता है उससे इधर उधर हो जाता है, गोज आउट ऑफ द प्लेस, और नॉइज प्रोड्यूस करने लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो जैसे अकड़ना होता है ना, जब हम अपने माउथ को पूरा खोलते हैं तो उस तरह का एक नॉइज प्रोड्यूस होगा, या फिर हम अपने पोजीशन से अलग थोड़ा सा घसकेगा या कहीं और अपने नॉर्मल पोजीशन से चला जाएगा। तो यही हमारा सिम्टम्स होता है जब हम ओसियस मोबिलिटी कंडीशन देखते हैं। ओसियस बोन मोबिलिटी मोशन कंडीशन यानी फिर डिसीज। फिर आता है आर्टिकुलर डिस्क डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? जो हमारा आर्टिकुलर डिस्क है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। वर्ड से ही समझ में आ रहा है। अब ये क्या होता है? यहाँ पे जो आर्टिकुलर डिस्क है वो सबलक्स हो जाता है किसके बियॉन्ड? हमारे आर्टिकुलर एमिनेंस के बियॉन्ड। अब ये भी दो कंडीशंस के तौर पे हो सकता है। एक डिस्प्लेसमेंट होगा रिडक्शन के साथ, दूसरा डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि बिना रिडक्शन के साथ हो सकता है। तो ये होता है आर्टिकुलर डिस्क डिस्प्लेसमेंट। फिर आता है डिजेनरेटिव कंडीशन। डिजेनरेटिव कंडीशन में क्या होता है? अब दो डिजेनरेटिव कंडीशन होता है जो टीएमजे को अफेक्ट कर सकता है। पहला होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। एंकाइलोसिस होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होगा, पेन होगा, एंकाइलोसिस होगा, ये सारे उसके सिम्टम्स थे। और दूसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, अर्थराइटिस बोन एंड जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होता है। अब हार्टलिंग और केसलर जो थे उन्होंने बताया कि 80 से 90% हमारा जो पॉपुलेशन है जो 60 साल से ऊपर का है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित होते हैं। कहाँ पे? उनके टीएम जॉइंट में। तो ये डिजेनरेटिव कंडीशन था टीएमजे का, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का। अब यहाँ पे कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि हमारे टीएम जॉइंट के डिसफंक्शन को शो करते हैं। क्या क्या हो सकता है? क्लिनिकल मैस्टिफिकेशन ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन कैन वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ द कंडीशन एंड द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर। अब वो साइन एंड सिम्टम है क्या क्या? पेन हो सकता है जॉ एरिया में, इडेमा हो सकता है मैंडिबुलर कंडाइल के आसपास, पैसिव या फिर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन जो है हमारे मैंडिबल का वो इंक्रीज, टीएमजे का वो इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है। पॉपिंग, क्लिकिंग, क्रैकिंग, पॉपिंग साउंड आ सकता है। फंक्शनल एक्टिविटीज जो है उनमें डिफिकल्टीज हो सकती है, जैसे कि खाते वक्त, बोलते वक्त, या फिर और भी पैरा फंक्शनल एक्टिविटीज होती हैं, क्लेंचिंग, नेल बाइटिंग, पेंसिल चुइंग, इन सब के समय डिफिकल्टी हो सकती है। कैचिंग और लॉकिंग ऑफ द जॉ, कभी भी ऐसा हो सकता है अपने प्लेस से हल्का घसक जाए
या फिर अकड़ जाए, अटक जाए इस तरह से, फॉरवर्ड हेड पोस्चर्स, हेड का जो पोस्चर है वो फॉरवर्ड हो जाए, तो ये सारे हमारे साइन एंड सिम्टम्स हैं टीएमजे के डिस्फंक्शंस के। ओवरऑल हम लोगों का एग्जाम के अकॉर्डिंग टॉपिक्स खत्म हो गए हैं, सिलेबस खत्म। मे भी आप सभी का एग्जाम अच्छा जाए और होप कि मेरा एग्जाम भी अच्छे से जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।